हाय, मैं एलेक्स हूँ और मैं आपको सुनाने वाला हूँ मेरी कहानी। ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा अजीब बात आपने आज तक सुनी नहीं होगी। तो बात यह है कि मैं 3 अलग अलग लोगों के अंदर रहता हूँ एक साथ। अब ये कैसे हुआ, ये आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करता हूँ मेरी कहानी। मैं कभी ज्यादा स्मार्ट या हैंडसम नहीं था, ये देखिए मेरा चेहरा। लेकिन किस्मत ने मुझे एक तोहफा दिया था, एक शानदार किस्मत, जैसे कि कोई अननोन फोर्स मुझे बचा रही थी और वो सब कुछ दे रही थी जो मैं चाहता था। मैं एक अच्छे घर में पला बड़ा था और मेरे मॉम डैड का सक्सेसफुल करियर भी था। और क्योंकि आई वॉज देयर ओनली चाइल्ड, मुझे सब कुछ अच्छा मिलता था। महंगे खिलौने, कपड़े, अच्छा स्कूल और सबसे सुंदर लड़कियां। ऐसे मत सोचिए कि मेरे मॉम डैड ही मेरे गार्डियन एंजल्स थे। मैं खुद ही बहुत किस्मत वाला था और मैंने उन पर कभी डिपेंड नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं 13 साल का था, मैंने अपने दोस्तों को मेरे नेबर के आंगन में ग्राफिटी बनाने और उनके खाली स्विमिंग पूल में स्केटबोर्ड करने के लिए मना लिया था। ये गैर कानूनी तो था, पर मुझे लगा कि ये एक ऑसम आइडिया है। जब हम मजे कर रहे थे तो तभी वहाँ पुलिस वाले आ गए। उन्हें मेरे बुरे पड़ोसी ने बुलाया था। पुलिस वालों ने सभी को पकड़ लिया सिवाय मेरे। ऑल माई फ्रेंड्स वर ग्राउंडेड फॉर अ मंथ। लेकिन मेरे मॉम डैड ने मुझे एक नया स्केटबोर्ड खरीद के दिया। अभी भी मेरी किस्मत पर विश्वास नहीं है ना? तो ये सुनो, जब मैं 16 साल का था, मैंने एक बाइक ट्रायल कंपटीशन में पार्ट लिया था। मैं सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट नहीं था, तो मुझे प्राइज नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन एक पार्टिसिपेंट की कंपटीशन से एक दिन पहले एक हाथ की हड्डी टूट गई और दूसरे की बाइक चोरी हो गई। तो जाहिर सी बात है, मैं जीत गया। ये मेरी किस्मत का ही खेल है, जिसकी वजह से मैं एक लड़की से मिला। मेरे फ्रेंड स्टीव को और मुझे मेलेनी बहुत पसंद थी, जो कि स्कूल की सबसे कूल लड़की थी और प्रॉम क्वीन भी। मैं हमेशा उसके साथ रहता था, लेकिन उसने स्टीव को चुना। वो अमेरिकन फुटबॉल खेलता था और मुझसे उम्र में बड़ा भी था। मुझे नहीं पता था अब क्या करना चाहिए था मुझे, पर वो ज्यादा दिन तक डेट नहीं कर पाए क्योंकि अचानक स्टीव के मॉम डैड का तलाक हो गया और उसे अपने डैड के साथ दूसरे सिटी जाना पड़ा। जाहिर सी बात है कि मेलेनी ने अब मुझे डेट करना शुरू कर दिया। जब मैं 19 साल का था, मेरे मॉम डैड गुजर गए। ये मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटिक था, लेकिन दूसरी तरफ मुझे उनकी सारी प्रॉपर्टी और अपने हिसाब से जीने की फ्रीडम मिल गई। तो इस तरह फाइनली मुझे किस्मत पर भरोसा हो गया। अब मैं अपनी किस्मत को आजमाता रहता था। मुझे जो भी चाहिए होता था उसे पा लेता था। मैं ज्यादातर मेरे क्रेजी दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल रेसिंग करना पसंद करता था। मैं हेलमेट भी नहीं पहनता था क्योंकि मुझे मेरी किस्मत पर पूरा भरोसा था। मेरे बहुत से दोस्तों को चोट लग चुकी थी, पर मुझे कभी खरोंच तक नहीं आई। लकी गाय मेरा पेट नेम बन चुका था। वाओ, क्या टाइम था वो। लेकिन फिर एक दिन कुछ हुआ। हम हमेशा की तरह खुली नेशनल हाईवेज पर स्पोर्ट्स बाइक के साथ रेसिंग कर रहे थे। गाड़ी एकदम स्पीड में थी और मैंने हमेशा की तरह हेलमेट नहीं पहना था। मेरे बालों का हवा में लहराना मुझे पसंद था, इसलिए मैंने अपनी आंखें भी बंद कर ली। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। तभी अचानक मेरी गाड़ी के सामने का एक पहिया घूमा और मेरा बैलेंस छूट गया। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो सड़क थी, जो तेजी से मेरे चेहरे के पास आ रही थी और फिर अंधेरा छा गया। मुझे उसके बाद का सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही याद है। एक एम्बुलेंस, एक हॉस्पिटल और डॉक्टर्स जो मेरे पास खड़े थे। जब मुझे होश आया तब पता चला कि मैं एक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। कई ट्यूब्स और मशीन्स के साथ कवर्ड हूँ। मेरे सिर पर पूरी तरह से पट्टी बंधी थी। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बगल में बैठी थी, मेरा हाथ पकड़े हुए। मेरा पहला थॉट ये था कि शायद अब मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। क्या मैंने कुछ गलत किया था? लेकिन तभी डॉक्टर अंदर आए और मुझे सब कुछ बताया। मुझे पता चला कि गिरने के बाद मेरा सर सड़क पर इतनी जोर से टकराया कि मेरा सर फूट गया और मेरा चेहरा लगभग डिस्ट्रॉय हो गया। डॉक्टर ने कहा कि मेरे बचने के चांसेस 0 थे, लेकिन कोइंसिडेंस से उसी वक्त वहाँ एक एम्बुलेंस गुजर रही थी और उसने मुझे तुरंत हॉस्पिटल पहुँचा दिया। हैरानी की बात ये थी कि उस दिन हॉस्पिटल का सबसे एक्सपीरियंस्ड सर्जन कुछ काम से हॉस्पिटल में ही रुका था और उसने मुझे बचा लिया। अब बिस्तर पर लेटे हुए मैं पट्टियों के नीचे मुस्कुराया क्योंकि मुझे पता था कि मेरी किस्मत अभी भी मेरे साथ है।
मैं काफी जल्दी ठीक हो रहा था। इतने डेंजरस एक्सीडेंट के बावजूद भी मुझे इतनी तेजी से रिकवर होते देख डॉक्टर्स भी हैरान थे, लेकिन मैं शांत रहा क्योंकि मुझे पता था कि इसकी वजह क्या थी, मेरी किस्मत। मैं 1 महीने बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। सिर्फ कुछ चीजें थी जो मुझे इस एक्सीडेंट की याद दिला रही थी। वो थी मेरी टूटी हुई बाइक और एक नया चेहरा। इट्स ओके, अब मैं थोड़ा अलग दिखता था, अपने गाल पर एक बुरे चोट के निशान के साथ। इस एक्सीडेंट के बाद मेरी रेस्पेक्ट और भी बढ़ गई और मैं फेमस हो गया। अब वो मुझे मिस्टर लकी कहते हैं। मैं और मेलेनी हर पार्टी के स्टार थे। क्या आपको लगता है कि जो कुछ हुआ उसके बाद मैंने रेसिंग बंद कर दी होगी? बिल्कुल नहीं। मैंने एक नई बाइक खरीदी और हमने रेस करना शुरू कर दिया, जैसा कि हम पहले करते थे। लेकिन अब मैंने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है, सेफ्टी के लिए। एक बार फिर से मैं पूरी तरह अपनी किस्मत पर भरोसा करने लगा था। लेकिन फिर एक दिन एक और प्रॉब्लम आई। अगली रेस के टाइम पर मैंने रेड सिग्नल तोड़ दिया और एक कार पर ध्यान नहीं दिया, जो कि सीधा मेरी तरफ आ चली थी। मैं जैसे तैसे टक्कर खाने से बचा, लेकिन ये कार सड़क के किनारे जाकर एक पेड़ से टकरा गई। एक बूढ़ा आदमी गाड़ी चला रहा था। वो विंडशील्ड से टकराया और बेहोश हो गया। हमने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। मुझे काफी देर तक पुलिस से निपटना पड़ा, बट आखिर में मुझे छोड़ दिया गया। अगले दिन मैं ये सोचकर जागा कि मैं कितना किस्मत वाला था, हमेशा की तरह प्रॉब्लम से बच गया। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजी। ये पुलिस थी जो मुझे अरेस्ट करने आई थी। स्टेशन पर पहुंचते ही मुझे बताया गया कि वो बूढ़ा आदमी जो कार चला रहा था, उसकी रात में डेथ हो गई और अब मुझ पर मर्डर का केस चलने वाला था। मुझे बेल पर रिहा कर दिया गया और केस का वेट करने को कहा। पहली बार मैं सच में डर गया था। क्या मेरी किस्मत ने मुझे छोड़ दिया था? मुझे यकीन नहीं हो रहा था। और तो और मेरा कोई भी दोस्त मुझे सपोर्ट करने नहीं आया। केवल मेलेनी मुझे कभी कभी देखने आती थी और मुझे खुश करने की कोशिश करती थी। 1 महीने के बाद मुझ पर केस चला। मैंने खुद को किसी भी फैसले के लिए तैयार किया हुआ था, लेकिन अभी भी अच्छी किस्मत की उम्मीद थी और ये मुझ पर फिर एक बार चमका। जिस लॉयर ने मुझे डिफेंड किया वो केस जीत गया, ये कहकर कि मेरे चेहरे की सर्जरी की वजह से मैंने लाल बत्ती नहीं देखी और इसलिए मुझे देखने में तकलीफ हुई। लेकिन वहाँ एक अजीब बात हुई। उस मरे हुए आदमी की वाइफ मेरे पास आई और उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा कि वो अपना केस वापस ले रही है। उसके बाद उसने कहा, आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। What did she mean? मेरी किस्मत ने मुझे फिर से बचा लिया था। मुझे बेल दे दी गई और मैं फ्री हो गया। सिर्फ जुर्माना भरना पड़ा। इस एक्सीडेंट के बाद मैंने अपनी लाइफ को एक और पर्सपेक्टिव दिया। क्या मैं बिना वजह अपनी किस्मत को टेस्ट करता हूँ और अच्छी किस्मत की उम्मीद करता हूँ? मैं अभी भी किस्मत वाला था, लेकिन किस्मत अब मुझे खुशी नहीं दे रही थी। ये सब मेरा चेहरा बदलने के बाद हुआ। मुझे लगा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं अपने दिमाग से उस लेडी की बातें निकाल नहीं पा रहा था। आपको बहुत जल्द ही पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। मैंने बाइक बेच दी और रेसिंग छोड़ दी। इसके अलावा मैं उन लोगों के साथ घूमना भी नहीं चाहता था जिन्होंने मुझे धोखा दिया। केवल मेलेनी ही मेरे साथ रही, लेकिन वो भी हमेशा काम में लगी रहती और धीरे धीरे हमारा मिलना कम हो गया। एक दिन हम कैफे में बैठकर ऐसे ही बातें कर रहे थे। मैं उसे अपने उन ख्यालों के बारे में बताना चाहता था जो मुझे आजकल परेशान कर रहे थे। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरी जीभ काम नहीं कर रही है। मुझे बहुत हेडेक हो रहा था और मेरी बॉडी शिवर करने लगी। मैंने मेलेनी को डॉक्टर के लिए चिल्लाते देखा। मैं धीरे से चेयर से फिसला और फ्लोर पर गिर गया। जब मुझे होश आया तब मैं हॉस्पिटल में था, उसी बिस्तर पर, और मेलेनी भी वहीं थी। क्या हुआ था? जब डॉक्टर अंदर आए तब उन्हें देखते ही मैंने फील किया कि उनके पास मेरे लिए कोई गुड न्यूज़ नहीं है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे ब्रेन की स्कैन की थी और उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। बात ये थी कि एक्सीडेंट के बाद से मेरे दिमाग में एक ट्यूमर बन गया था। लेकिन सबसे बुरी बात ये थी कि वो इस ट्यूमर को निकाल नहीं सकते थे। इस खबर से मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया। क्या यही एंड है? मेरी किस्मत कहाँ गई जिसने मुझे बार बार बचाया? शायद ये चीजें हमेशा के लिए नहीं रहती और मैंने अपना सारा लक इस्तेमाल कर लिया था। मुझे बहुत बुरा लगा। मेलेनी चली गई और मैं हॉस्पिटल में ही रहा। मेरी हालत को ठीक करने के लिए मुझे सजेशंस दिए गए। अब तक मुझे हॉस्पिटल में 1 महीना बीत चुका था। दिन ब दिन मुझे नए ट्रीटमेंट और टेस्ट्स मिलते, लेकिन इससे मेरी हालत और भी बिगड़ती रही। इस दौरान मुझे कई और अटैक आए और हर बार डॉक्टर्स ने मुझे मरते मरते बचाया।
मेलेनी ने मुझसे मिलना कम कर दिया था। लास्ट वीक जब वो आखिरी बार यहाँ आई थी तब उसने कहा कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं। मुझे पता चला कि वो कुछ महीने से किसी और को डेट कर रही थी लेकिन मैं उससे नाराज नहीं हूँ। शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बैड लक थे। कल मेरे डॉक्टर मेरे वार्ड में आए। वो बहुत परेशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करें। उन्होंने कहा कि उन्होंने सब कुछ किया जो वो कर सकते थे पर उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। मैं मरने वाला था। आने वाले कुछ दिनों में मैं कोमा में चला जाऊंगा और कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। और फिर उन्होंने सॉरी कहा। मैं उस रात सो नहीं सका। मैंने इसके बारे में सोचा और आखिरकार समझ गया। अपना चेहरा बदलकर मैं एक अलग इंसान बन गया था। अब मुझे पता चला कि मुझे किसने मारा। ये कोई ट्यूमर नहीं था, ये मेरी सेल्फिशनेस और घमंड था जिसे मैंने अपने लक का नाम दिया। मेरी वजह से बहुत अच्छे अच्छे लोगों को तकलीफें हुई लेकिन मैंने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा और दूसरों का बुरा होने पर खुश होता रहा। सुबह सुबह मुझे उस लेडी की बातें याद आई जिसके पति की डेथ मेरी वजह से हुई थी। जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और मैं समझ गया। अगर आप इसे अभी देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं जा चुका हूँ। मेरी आखिरी विश ये थी कि मैं डोनर बन जाऊं और मेरे ऑर्गन्स उन लोगों को दान करूं जिन्हें थोड़े लक की जरूरत थी। मैंने कुछ पेपर्स पर साइन कर दिए और मुझे बताया गया कि मेरी किडनी एक कैंसर पेशेंट लेडी को दी जाएगी, मेरा लिवर एक आदमी को दिया जाएगा और मेरा थायराइड एक यंग आदमी को दिया जाएगा। तो ऐसा है कि मैं 3 अलग अलग लोगों में अब जिंदा हूँ, तीनों के अंदर एक साथ। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा समय बचा था। मेरे चेहरे की तरफ देखिए और मुझे ऐसे ही याद रखिए क्योंकि मैं बदल चुका हूँ। कभी कभी एक छोटी सी चीज भी कहानी को बदल सकती है। लकी होने का ये मतलब नहीं कि हमें बेफिक्र होना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हो सकता है कि हमारे वीडियोस आपकी लाइफ भी बदल दे। बी सेफ और जल्द ही दोबारा मिलते हैं। हाय, मेरा नाम जॉर्ज है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने काला चश्मा क्यों पहना है। हाँ, मैं अंधा हूं और मैं आपको नहीं देख सकता। यहाँ मुझे देखिए। रुको, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी दृष्टि वापस आ गई है। पकड़ लिया। मैं अभी भी कुछ नहीं देख सकता। चारों तरफ अंधेरा है। मैंने अच्छा पकड़ा है ना। मैं काफी अच्छा मजाक करता हूँ। आप पूछ सकते हैं कि अंधा आदमी इतने अच्छे प्रैंक कैसे कर लेता है। तो सुनिए मेरी कहानी को और अंत में आपको पता चलेगा कि पागल चीजों का क्या अंजाम होता है। आपको सुनकर हैरानी होगी पर मैं हमेशा से अंधा नहीं था। मैं सामान्य बच्चों की तरह तेज नजरों के साथ बड़ा हुआ। अगर सोचो तो इतना भी सामान्य नहीं। मैं काफी शरारती था और मेरी शरारतों के कारण हमेशा किसी मुसीबत में फंस जाता था। मेरे माता पिता और मेरी बहन जूली हमेशा मुझे पुलिस स्टेशन से उठाते थे जहां मैं शरारत के कारण पहुंच जाता था। मैं मेरे पड़ोसी की बिल्ली को हरा रंग देता था और किसी के टायर का पंचर कर देता था। मैंने तब काफी शरारतें की। उस समय इसमें काफी मजा आता था। मुझे ये कभी महसूस नहीं हुआ कि इससे कितने लोगों को परेशानी होती होगी। एक क्रिसमस मैंने तय किया कि ऐसी आतिशबाजी करूंगा कि सब लोगों को मजा आ जाएगा। जितने ज्यादा पटाखे उतना मजेदार। बराबर। मैंने आंगन में रॉकेट और पटाखे इकट्ठे किए और उन्हें बांध दिया। सब चुपचाप हो रहा था ताकि सरप्राइज खराब ना हो सके। और फिर मैं उसे जलाने के लिए आगे बढ़ा। एक जोरदार धमाका हुआ और मैं दूर जा गिरा। हाँ, पूरी गली ने वो आतिशबाजी देखी। ये सच में देखने जैसी बात थी। कम से कम उन्होंने तो यही कहा था क्योंकि मैं देख नहीं सकता था। उस तेज रोशनी ने मेरी आंखों को जला दिया था। मेरे माता पिता सदमे में थे और तबाह हो चुके थे। पटाखों से नहीं पर डॉक्टर के कहने से। उसने उन्हें बताया कि मैं अंधा हो गया हूँ और मैं बड़ा होने तक कोई ठीक करने वाली सर्जरी नहीं कर सकते थे। मुझे मेरे माँ के रोने की आवाज आ रही थी। ये क्रिसमस पर मेरा गिफ्ट था जो मैंने अपने आप को दिया। मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे चीजें दोबारा सीखनी पड़ी। बिस्तर ठीक करना, नहाना, खाना। मेरी प्यारी बहन जूली ने मेरी काफी मदद की। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। मेरे माता पिता ने मेरी हालत की वजह से मुझे स्पेशल स्कूल भेजा, उन बच्चों के साथ जिन्हें देखने में समस्या थी।
कुछ साल पहले मेरी बहन कॉलेज के लिए न्यूयॉर्क चली गई। मैं अपने माता पिता के साथ ही था। एक दिन मेरे डॉक्टर ने हमें कॉल किया और कहा कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिससे मेरी दृष्टि वापस आ सकती है। मेरे माता पिता बहुत उत्सुक हो गए और कुछ ही दिनों में मुझ पर सर्जरी की गई। मुझे नहीं पता था कि ये काम करेगा या नहीं, पर मैं सिर्फ उसे आजमाना चाहता था। जब मेरा एनेस्थीसिया उतर गया, डॉक्टर रूम में आए और कहा कि ऑपरेशन अच्छा हुआ है और मैं जल्द ही ठीक हो सकता हूँ। मैं और मेरे माता पिता खुशी से पागल हो रहे थे। कुछ दिनों के इलाज के बाद मेरी पट्टियां खोल दी गईं। पहले सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था, लेकिन एक हफ्ते बाद मेरी नजर वापस आ चुकी थी। मैंने देखा कि मेरे माता पिता मेरी चिंता करते हुए कितने बूढ़े हो चुके थे। आंगन का पेड़ बड़ा हो गया था और मुझ में कितने बदलाव आ चुके थे। सब कुछ अजीब और अच्छा लग रहा था। अगले दिन मेरे माता पिता ने मुझे न्यूयॉर्क में जूली के घर भेज दिया, उसे ये खुशखबरी सुनाने के लिए। मैं मेरी बहन को मिलने का इंतजार नहीं कर पा रहा था। मैंने उनसे कहा कि अभी जूली को ना बताएं कि मैं देख सकता हूं। मैं उससे प्रैंक करना चाहता था। ये सबसे मजेदार बात होगी। जब मैं न्यूयॉर्क पहुंचा, जूली मुझे ट्रेन स्टेशन पर लेने आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रास्ते से लेकर जाने लगी। मैं देख सकता था कि उसका चेहरा बदल गया है और ये और भी बुरा हो गया है। वो मेरा हाथ पकड़कर चल रही थी। उसे पता नहीं था कि मैं सब कुछ देख सकता हूं। ये काफी कूल था। मुझे लग रहा था कि मैं एक सुपर हीरो हूं। मैं सोच रहा था कि एक पंचलाइन आ रही है जिसका नाम होगा इतिहास का सबसे बड़ा जोक। ये पूरी बात मुझे पहले से ज्यादा उत्साहित कर रही थी। जूली मुझे उसके रूम में लेकर आई। मैं अपना चश्मा उतारकर चिल्लाने ही वाला था, आहा, पकड़ लिया, और अपनी बहन की खुशी और स्तब्ध चेहरा देखना चाहता था। तभी कुछ लड़कियां रूम में आईं। वो जूली की सहेलियां थी। उसने हमें इंट्रोड्यूस किया। लड़कियां मुझे छूकर कहने लगी, कितना हैंडसम। अफसोस कि तुम अंधे हो। फिर एक अजीब बात हुई। मेरी बहन की सहेलियां कपड़े बदलने लगी। उन्हें शर्म नहीं आई क्योंकि वो सोच रही थी कि मैं देख नहीं सकता, पर मैंने सब कुछ देख लिया। ये मेरी जिंदगी की सबसे बढ़िया चीज थी। मैंने तय किया कि मैं जूली को नहीं बताऊंगा कि मेरी आंखें वापस आ चुकी हैं। ये सारी दुनिया का सबसे बढ़िया मजाक था। मेरी जिंदगी का जादुई समय शुरू हो चुका था। जूली मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। वो मुझे हमेशा साथ रखती थी, और क्योंकि वो हमेशा अपनी सहेलियों के साथ रहती थी, मैं भी लड़कियों से घिरा हुआ रहता था। मैं उनके लिए एक सॉफ्ट टॉय की तरह था। ये मुझे अच्छा लग रहा था, अच्छे से ज्यादा। मैं उनकी चीयरलीडिंग प्रैक्टिस में भी गया था और मैंने उनके शानदार करतब देखे। उसके बाद वो सभी नहाने चली गईं। मैं भी हिम्मत जुटाकर उनके साथ चला गया। मुझे यकीन था कि वो मुझे बाहर निकाल देंगे, पर उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने मुझे वहां बैठकर इंतजार करने को कहा। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं यहीं रुकता हूँ। मैं वहां बैठकर उन लड़कियों को अपने चश्मे के अंदर से देख रहा था और उन्हें पता भी नहीं चला कि मैं उन्हें देखकर खुशी से मुस्कुरा रहा हूँ। पर एक दिन मेरी ये परियों की कहानी खत्म हो गई। एक शाम जूली को हमारे माता पिता से कॉल आया और उन्होंने पूछा, तुम्हें जॉर्ज का सरप्राइज कैसा लगा? उसे कुछ समझ नहीं आया और फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी देख सकता हूँ। बाप रे, मैंने जूली को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो मुझ पे चिल्ला रही थी कि तुम अपने परिवार पर ऐसी ट्रिक कैसे कर सकते हो। उसने पूछा कि मैंने इतने दिनों तक ये क्यों छुपा कर रखा था। मुझे मानना पड़ा कि मैं उसकी सुंदर सहेलियों से आंखें नहीं हटा पा रहा था। वह हंसी और मुझे गले लगा लिया और कहा कि तुम एक बुद्धू हो और तुम्हारा आना मुझे अच्छा लगा। तुम्हें जो देखना है देखो। मैंने जूली से कहा कि फिलहाल उसके दोस्तों को ना बताए और ये सीक्रेट ऐसे ही रहने दे। जूली बहुत हंसी और कहा, तुम छोटे शैतान हो। ठीक है, मैं तुम्हारा सीक्रेट बरकरार रखूंगी। तो मैं दोबारा मेरी बहन के दोस्तों के साथ घूमने लगा। हम साथ में वाटर पार्क, जिम और बीच पर भी गए। मैं उन्हें कहता था कि मुझे अकेले डर लगता है, इसीलिए वो मुझे हमेशा साथ रखते थे और मैं उन पर नजर रखता था। एक दिन हम सब पिकनिक पर गए। हमने वहाँ खाना, बीच टॉवल और फ्रिस्बी लाए थे, कुछ तेज खेलने के लिए। मैं एक अच्छा समय बिताने के इंतजार में था। उन सुंदर लड़कियों के साथ समय अच्छा जा रहा था। हमने एक खूबसूरत लॉन चुना और खेलने लग गए। लड़कियां फ्रिस्बी खेलने लगी। मैंने कहा कि मैं भी खेलना चाहता हूँ। मैं अंधा होने का नाटक कर रहा था और लॉन में भागते हुए लड़कियों से जानबूझकर टकरा जाता था। मुझे उन पर गिरना अच्छा लग रहा था और फिर मैं उनसे माफी मांग लेता था। उन्हें जरा भी शक नहीं था और वे हंसते हुए खेलना जारी रखती थी। मैं थोड़ा ज्यादा ही खेलने लग गया और मैंने ध्यान देना बंद कर दिया। अचानक मैंने एक पत्थर नहीं देखा। मैं उस पर फिसला और पेड़ पर जा गिरा।
सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मैं मेरे हाथों से खुद को संभाल भी नहीं पाया और मेरा चेहरा एक पेड़ से टकरा गया। इस झटके से मेरा चश्मा टूट गया और अंधेरा फैल गया। मुझे लड़कियों की चीखें सुनाई दी। मेरी बहन रो रही थी। मैंने महसूस किया कि कोई मुझे उठाकर कहीं ले जा रहा है। मुझे याद है कि गाड़ी बहुत तेज चल रही थी, डॉक्टरों की आवाज़ें, पर मैं कुछ देख नहीं पा रहा था। क्या आपने अंदाज़ा लगाया कि क्या हुआ होगा? उस चश्मे की नुकीली कांच ने मेरी आंखों को चोट पहुंचा दी। मुझे कोई दर्द भी महसूस नहीं हुआ। मैं जो हो रहा है उससे सदमे में था। मुझे हॉस्पिटल में फर्स्ट एड दिया गया और दोबारा अपने शहर भेज दिया गया। मैं मेरे माता पिता की चिंता भरी आवाज़ें सुन पा रहा था। मेरी माँ रो रही थी और मेरे पिता उन्हें शांत रहने के लिए कह रहे थे। वो पूछ रहे थे कि ये कैसे हुआ और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं फिर से कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। अगले दिन हम दोबारा उस डॉक्टर को मिलने गए जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था। उसने मेरी आंखें देखी और कहा कि मैं फिर से अंधा हो गया हूँ और इस बार हमेशा के लिए। मेरे माता पिता रोने लग गए पर मैं शांत था। उस शाम मेरी माँ के सीने में दर्द होने लगा। मेरे पिता ने एम्बुलेंस को कॉल किया। डॉक्टर्स बोल रहे थे कि यह हार्ट अटैक था और मेरी माँ को अस्पताल ले जाया गया। मैं रोना चाहता था पर मैं रो नहीं पाया क्योंकि ये मेरी गलती थी। अगर मैं पटाखों से नहीं खेलता, अगर मैं अंधे होने का नाटक नहीं करता तो ये सब नहीं होता। अभी मुझे समझ आ रहा है कि अपने प्रियजनों को मेरे प्रैंक से कितना दुख पहुंचा। मैं सब ठीक करना चाहता था पर कुछ नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ ये प्रार्थना कर सकता था कि मेरी माँ ठीक हो जाए। उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया कि अभी कभी ऐसे बेवकूफ़ी वाले जोक्स वापस नहीं करूँगा। तो ये थी मेरी कहानी। अब आपको पता चला कि पागलपनों वाली हरकतें कहाँ पहुँचाती हैं। उसका दर्द और जो परेशानी हमारे प्रियजनों को होती है। ये शर्म की बात है कि आपको ये बहुत देर से समझ आती है। भले ही मैं देख नहीं सकता पर मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपको शायद वो सारी बातें याद आती होंगी जो आपने नहीं करनी चाहिए थी। वो बातें जिनसे अपने परिवार और दोस्तों को तकलीफ हुई। मैंने अपनी सारी गलतियां बता दी हैं। अब आपकी बारी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपकी कहानियां बताइए क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं इसमें अकेला नहीं हूं। हाय, मेरा नाम जोजी है। क्या आपको कभी ऐसा शक हुआ कि शायद आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जो हो सकता है असली की नहीं है? कभी कभी कुछ बातें सिर्फ दिमाग में ही होती है। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं पागल हो गई हूँ, पर इतनी जल्दी नतीजे पर मत पहुँचिए। मेरी कहानी सुनिए और फिर तय कीजिए। मेरी फैमिली हमेशा से ही अमीर थी। हमारे पास एक पर्सनल कुक, एक पर्सनल गार्डनर, एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड और कई लोग काम करते थे। हमारा कुक यूरोप का सबसे अच्छा कुक था, हमारा गार्डनर ब्राजील का सबसे अच्छा गार्डनर और हमारा सिक्योरिटी गार्ड चाइना का सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी गार्ड था। मेरे पापा को हमेशा से ही हर चीज बेस्ट चाहिए थी। जाहिर है उन्हें मेरे लिए भी सारी चीजें बेहतरीन चाहिए थी। मुझे पढ़ाने के लिए सबसे एक्सपीरियंस टीचर्स थे, एक फेमस स्विमिंग कोच और मेरे दोस्त सिर्फ रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। मेरे डैड ने हमें हमेशा सिखाया कि लाइफ में सबसे अच्छे लोगों की संगत रखनी चाहिए क्योंकि मैं सबसे अच्छा डिजर्व करती हूँ। जब मैं 20 साल की हुई, मेरे मॉम डैड गुजर गए। मुझे उनके बिना जीना अच्छा नहीं लगता था। उनके बिना जीने की आदत डालने में काफी वक्त लगा, पर कुछ टाइम बाद वो दर्द चला गया और मैं फिर से अपनी हाई सोसाइटी लाइफ में बिजी हो गई। जी हाँ, अब मैं खुश थी। मेरे पास सबसे अच्छा काम था, सबसे हाई सोसाइटी थी और मेरी बेस्ट फ्रेंड एम्बर, वो भी अमीर घराने से थी। उसके मॉम डैड काफी मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर थे और उसने अपनी सारी जिंदगी फिल्मों के सेट पर बिताई थी। मेरे पास सब कुछ था सिवाय एक चीज के, मुझे एक बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं है कि लड़कों को मुझ में दिलचस्पी नहीं थी, मुझे बस कभी कोई ऐसा मिला नहीं जिसके साथ मैं सेटिस्फाइड फील कर सकूं। बात कभी पहली मुलाकात से आगे बढ़ी ही नहीं। कुछ लड़के खास हैंडसम नहीं थे, कुछ बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड थे। मैंने एक्टर्स, साइंटिस्ट, ट्रैवलर्स सभी को डेट किया पर कोई भी मेरे काबिल नहीं था। एम्बर ने कहा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है और ये भी कहा कि कोई लड़का परफेक्ट नहीं होता, पर मैं इसे नहीं मानती। मैं किसी भी तरह के फ्लॉ के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन मैं घर पर थी और एक डेटिंग वेबसाइट देख रही थी। मुझे कोई भी पसंद नहीं आया, पर मुझे उम्मीद थी कि मैं उस परफेक्ट लड़के को ढूंढ ही लूंगी। तभी अचानक मैंने एक वेबसाइट पर कुछ अजीब देखा। वहाँ लिखा था कि वो परफेक्ट बॉयफ्रेंड्स बेच रहे थे और उनकी क्वालिटी गारंटीड थी।
मुझे तो बड़ी हैरानी हुई। ये क्या मजाक है? मैंने लिंक फॉलो किया और एक लड़कों का कैटलॉग खुल गया। ओह हाँ, वो सब एकदम परफेक्ट थे। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही थी? मैं सोचने लगी कि आखिर बात क्या है। इसलिए मैंने सबसे अच्छा वाला चुना और उसे ऑर्डर कर दिया। ये पैसा अच्छी जगह खर्च हुआ है। मेरी क्रेविंग को सैटिस्फाई करने के लिए ये एकदम वर्थ इट था। कुछ घंटों बाद मेरे दरवाजे पर एक घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला और 2 डिलीवरी वाले एक बड़ा सा बॉक्स मेरे घर पर ले आए थे। मेरी होप्स और भी बढ़ गई। मैं अपने रूम में जाकर उसे खोलने लगी। मैंने बॉक्स खोला और वो मेरे सामने था, मेरा परफेक्ट बॉयफ्रेंड। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा कि उसका नाम एडी है और अभी से वो मेरा बॉयफ्रेंड होने वाला है। ये कैसे हो सकता था? वो सच में एकदम परफेक्ट था। मैंने उससे पूछा कि क्या वो कोई रोबोट है, पर एडी ने हंसकर जवाब दिया कि वो एक असली इंसान है। बात ये थी कि एक संस्था थी जो बच्चों को अनाथालय से ले लेती थी और उन्हें परफेक्ट बनाने के लिए ट्रेनिंग देती थी। उसका नाम भी एकदम सही था, परफेक्ट पीपल कॉर्पोरेशन। ये बहुत ही बढ़िया था। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था। पर दूसरी ओर मुझे ऐसा भी लग रहा था कि आजकल आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं, एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड भी, और मैं तो उसकी हकदार थी। एडी मेरे साथ रहने लगा। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि वो न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि काफी होशियार, ध्यान देने वाला और मजाकिया भी था। वो एक बेहतरीन कुक था, उसे गिटार बजाना आता था और वो कार्स के बारे में भी काफी कुछ जानता था। वो सच में बहुत ज्यादा परफेक्ट था। कुछ दिनों बाद उसे एक जॉब भी मिल गई और फिर वो एक सीनियर मैनेजर की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। हमने उसके प्रमोशन का जश्न मनाया और उसने मुझे एक हीरे की अंगूठी दी। ऐसा नहीं था कि मुझे किसी महंगे गिफ्ट की जरूरत थी, पर जो लड़का अपने आप को संभाल कर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ कर सकता है, वो सच में एक खजाने की तरह होता है। मैं तो काफी खुश थी। जब से मुझे एडी मिला, मेरी एम्बर से उतनी बात हो नहीं पाती थी। मुझे मालूम है ये गलत था, इसलिए मैंने उसे एक रेस्टोरेंट बुलाया। ये मेरे बॉयफ्रेंड को उसे दिखाने का अच्छा मौका था। जब एडी उस रेस्टोरेंट पर पहुंचा, एम्बर पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। एम्बर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, पर किसी रीजन से उसने एडी की तरफ देखा भी नहीं। ये तो काफी अजीब था। हमने एक दूसरे के साथ खूब सारी बातें की और तभी एम्बर ने कहा, तुम ये क्या कह रही हो? तो क्या तुम्हें तुम्हारा परफेक्ट बॉयफ्रेंड मिल गया? मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने जवाब दिया, यही तो है, इसी का नाम तो एडी है। एम्बर ने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे कि मैं पागल हूँ और कहने लगी, तुम ये क्या कह रही हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये क्या हो रहा था? वो यही तो था, बिल्कुल मेरे बगल में। एम्बर ने कहा कि मैं पागल हो गई थी और अपने मन में ही कुछ अजीब सोच रही थी। वो खड़ी होकर वहाँ से निकल गई। मैंने एडी की ओर देखा तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा कि एम्बर शायद तुमसे जलती है, इसलिए उसने ऐसा कहा कि उसे कोई नहीं दिख रहा, मेरी बेइज्जती करने के लिए। अगले दिन मैं और एडी कुछ शॉपिंग करने के लिए गए। वो दोबारा से एकदम परफेक्ट लग रहा था। वो मेरे हर काम में मेरे साथ था। हालांकि मुझे थोड़ी शंकाएं आने लगी थी। क्या वो सच में था या फिर सिर्फ मेरे ख्यालों में बनाया हुआ था या कुछ और? मैं एम्बर की बातों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। उस शाम अपने डाउट को क्लियर करने के लिए मैं ऑनलाइन गई। अजीब बात थी कि वो परफेक्ट बॉयफ्रेंड्स की एड भी वहाँ नहीं थी। मैंने परफेक्ट पीपल कॉर्पोरेशन के बारे में भी जानना चाहा, जहाँ से मैंने एडी को खरीदा था, पर इंटरनेट पर इस नाम की कोई चीज थी ही नहीं। मैंने सोचा कि मैं सच में पागल हो गई हूँ। कुछ दिनों बाद मैंने अपने घर पर एक पार्टी रखी और मेरे सारे दोस्तों को घर पर इनवाइट किया। वो अभी भी एम्बर को नहीं दिखाई दे रहा था, हालांकि सभी लोग उसके साथ नाच रहे थे। हो सकता है ये सब मेरे दिमाग का खेल है। शायद मैं जो देख रही थी वो सिर्फ मुझे ही दिखता था। जब पार्टी पूरे जोरों शोरों से शुरू हो गई थी, मैंने एम्बर से पूछा, क्या तुम सच में उसे नहीं देख पा रही हो? एम्बर ने मुझे एक सरप्राइज लुक दिया और पूछा, किसे? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मेरी पूरी दुनिया हिल गई। मैंने कहा, यही तो है एडी, मेरा परफेक्ट बॉयफ्रेंड। मैंने तो अभी अभी उसके साथ डांस किया। पर एम्बर ने कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। देखो, मैंने तुम्हारी अकेली नाचते हुए फोटो ली थी। उसने मुझे अपना फोन दिखाया। उस फोटो में सब लोग थे सिवाय एडी के। मुझे चक्कर आने लग गए। ये मेरे लिए सदमा था। वो असली नहीं था, वो सिर्फ मेरे दिमाग का एक वहम था। मेरे साथ ये क्या हो रहा था? मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं नीचे गिरने लगी, पर फिर एम्बर ने मुझे पकड़ लिया। जब मुझे होश आया तो पार्टी खत्म हो चुकी थी। वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ एडी मेरे साथ बैठा हुआ था और मेरी ओर दुखी आंखों से देख रहा था। मुझे डर लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम असली नहीं हो।
एडी ने कहा कि तुम एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड के लिए इतनी बेताब थी कि मैं सामने आ गया और वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं जोर से चिल्लाई और भागने लगी, पर मैं जहाँ भी जाती वहाँ वो ऑलरेडी होता। वो मेरा पीछा कर रहा था। मैंने ये क्या कर दिया था? मैं घर से बाहर भाग गई। मुझे मदद चाहिए थी। मैं चाहती थी कि मुझे एडी से छुटकारा मिल जाए। एक ही ऐसी इंसान थी जो मुझे समझ सकती थी, वो थी मेरी दोस्त एम्बर। मैं देर रात उसके घर गई और उसे सब कुछ बता दिया कि मेरा दिमाग खराब हो चुका था। मैंने उससे मदद मांगी। एम्बर ने मुझे शांत किया। उसने कहा कि वो मेरी मदद जरूर करेगी। वो एक साइकेट्रिस्ट को जानती थी। एम्बर ने उसे कॉल किया और अगले दिन मुझे उसके क्लिनिक पर ले गई। तो यही बात थी। इस तरह मैं पागल हो चुकी थी। उन्होंने मुझे पैजामा पहनाकर एक अलग वार्ड में रख दिया। मैंने डॉक्टर के साथ बहुत देर तक बातें की। उसने मुझे सारी चीजों के बारे में बहुत कुछ पूछा और मेरे ऊपर कुछ टेस्ट भी किए। जब मुझे थोड़ा सा समय मिलता था तब मैं दूसरे पेशेंट्स के साथ वहाँ एक सुंदर से गार्डन में घूमती रहती थी। जाहिर है मुझे किसी के साथ रहना था, पर मुझे इसमें भी खुशी थी जब तक कि मुझे एडी ना दिखाई दे। मुझे कुछ दवाइयाँ दी गई जिससे मेरा भ्रम दूर हो जाए। हालांकि हर चीज की एक कीमत होती है। जब मैं क्लिनिक से निकली मुझे मेरे सारे कामों से निकाल दिया गया था और वो लोग जिन्हें मैं अपना दोस्त मानती थी वो भी मेरे खिलाफ हो गए थे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी खो दी थी। एक दिन हम लंच के बाद बैठकर टीवी देख रहे थे। यहाँ कुछ ऐसी ही कोई खबरें चल रही थी। मैं दुखी होकर मुस्कुराई। मैं भी कभी उन सब चीजों का हिस्सा थी। तभी मेरे स्क्रीन पर एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वो मेरी दोस्त एम्बर थी। वो अपनी पहली फिल्म के बारे में बोल रही थी और फिर उसके बगल में मैंने कुछ देखा जिससे मैं बहुत डर गई। ये नहीं हो सकता, ये मेरे पिछले जन्म का भूत है। वहां पर एडी था। वो एम्बर की फिल्म का हीरो था। और फिर मुझे पता चल गया कि वो सिर्फ एक खरीदा हुआ एक्टर था। मेरे साथ जो भी हुआ उसमें मेरी सबसे अच्छी दोस्त का हाथ था। उसी ने उस एक्टर को मेरा परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनने के लिए पैसे दिए थे और फिर मुझे कहा कि एडी असल में है ही नहीं और मुझे एक साइकियाट्रिक क्लिनिक में भेज दिया था। जब एम्बर को इंटरव्यू किया गया तब उसने कहा, ये फिल्म मेरी जिंदगी की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मेरी एक दोस्त हुआ करती थी जिसने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया था। मैंने इस फिल्म में मेरे सारे दुख दिखाए हैं। और फिर मुझे एक बात याद आई। पिछले साल मैं एक लड़के को डेट कर रही थी जिसने मेरे साथ होने के लिए एक फेमस फिल्म प्रोड्यूसर की बेटी को छोड़ दिया था। अब मुझे क्या पता था कि वो एम्बर थी। हमारा भी बाद में ब्रेकअप हो गया क्योंकि हमेशा की तरह वो मेरे काबिल नहीं लग रहा था। पर वो वापस एम्बर के पास भी नहीं गया। ऐसा लगता है कि एम्बर उसे काफी प्यार करती थी। तो बस यही था, ये सब बदला था। एम्बर मुझे उसके लिए माफ नहीं करना चाहती थी और उससे भी बड़ी बात, वो ये सब मेरे पीठ पीछे कर रही थी। मैं खुशी से कूदने लगी और चिल्लाने लगी कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे तो फंसाया गया था। मैंने टीवी की ओर इशारा किया और सबसे कहने लगी कि ये लड़का था एडी, जो कि असली में था, और सबको समझाने की कोशिश करने लगी कि ये मेरा कोई वहम नहीं था। पर किसी कारण से किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। कुछ ऑर्डरलीज आए और उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया और मुझे बेहोशी की दवाइयाँ भी दे दी। जब मुझे ले जाया जा रहा था तो मुझे डॉक्टर्स के कुछ वर्ड सुनाई दिए। वो कह रहे थे कि मेरी हालत बिगड़ती जा रही है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही है और अभी कुछ इंटेंस ट्रीटमेंट करने का समय आ गया था। मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आपको ये साबित करना होगा कि एडी सच में है। आपने भी उसे देखा है ना? इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी कहानी को आगे शेयर करो। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे इन सब चीजों से गुजरना पड़ रहा है? हाय, मेरा नाम कैथरीन है। मैं 20 साल की हूँ। मुझे एक बात बताइए, आपकी लाइफ का सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा है? हो सकता है ये एक रोलर कोस्टर राइड हो या फिर आपने कभी एक पपी खरीदा हो। मेरी मेमोरेबल मोमेंट पिछले गर्मियों की है, पर ये जरा भी मजेदार नहीं है। मैं इसके लिए उम्र भर जेल जा सकती थी। ये कैसा था? हाँ, ये सच में हुआ था। क्या आप मेरी स्टोरी सुनना चाहते हैं? तो अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए और मैं बताना शुरू करती हूँ। ये सब तब शुरू हुआ जब मेरे कॉलेज का सेकेंड ईयर खत्म हो गया था और मैंने गर्मियों में अब्रॉड जाने का फैसला किया। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने थाईलैंड जाने का फैसला किया। मैंने कई मूवीज और कमर्शियल्स में थाईलैंड के बारे में सुना था और मुझे वो काफी कूल जगह लगती थी। मैंने प्लेन के टिकट्स खरीदे, एक होटल बुक कर लिया और कुछ गाइडेड टूर्स के लिए भी पैसे दे दिए। फ्लाइट वाले दिन मैं बोइंग पर सवार हो गई और सीधे थाईलैंड के लिए निकल पड़ी। फ्लाइट तो काफी लंबी थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। अचानक मैंने देखा कि मेरे बगल वाले पैसेंजर मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो एक बुजुर्ग आदमी थे।
और उनका अपीयरेंस कुछ खास नहीं था। मुझे तुरंत ही बहुत ही अजीब सा लगा और मैं विश करने लगी कि काश ये मेरे बाजू में ना बैठा होता। उनका नाम फ्रेडी था और वो हर गर्मियों में थाईलैंड जाते थे। फ्रेडी मुझसे पूछताछ करने लगा कि मैं कौन से होटल में स्टे करने वाली हूँ और मैं टाइम स्पेंड करने के लिए क्या प्लान्स बना रही हूँ। मैंने उनसे क्लियरली बोल दिया कि मुझे उनसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर फ्रेडी को शायद ये बात समझ नहीं आई। थैंक गॉड, लगभग 1.5 घंटे बात करने के बाद वो थक कर सो गए। फाइनली मैं मेरी बुक पढ़ने लगी और बाकी की फ्लाइट काफी शांति से निकल गई और इस तरह मैं थाईलैंड पहुंच गई। कितना कूल था ये! मैंने जैसा वीडियोस में देखा था उससे कई गुना ज्यादा कूल था। होटल भी एकदम इनक्रेडिबल था और बीच के तो क्या कहने, मैंने कभी इतनी सुंदर प्लेसेस नहीं देखी थी। मैं स्ट्रीट्स पर घूमती थी, बीच पर चिल करती थी और अलग अलग साइट्स की फोटोज लेती थी। हालांकि कभी कभी एक्सीडेंटली मेरा सामना फ्रेडी से हो जाता था, जिसके साथ मैं प्लेन पर सवार थी। कभी तो वो मेरे होटल में होता था, कभी हम रेस्टोरेंट में मिल जाते थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझ पर नजर रख रहे हैं। मेरे वेकेशंस इसी तरह मजे में बीत रहे थे कि अचानक एक दिन मुझसे कोई मिला। एक दिन एक सांवला सा लड़का मेरे बगल में आके बैठ गया और उसने मेरे लिए कॉकटेल खरीदने का ऑफर दिया। उसका नाम पनाव था और वो काफी गुड लुकिंग था। हमने सारी शाम कॉकटेल्स पीते पीते बातें करने में गुजारी। वो काफी मजाकिया था। पनाव को मेरी लैंग्वेज अच्छी तरह से आती थी क्योंकि वो एक ट्रांसलेटर का काम कर चुका था। वो इतना स्वीट था कि जाते टाइम मैंने उसे एक गुड बाय किस दिया। मैं मेरे रूम में थी, तो एनीवे मैं अपने रूम में आ गई और रूम में मैंने सोचा क्यों ना मैं एक छोटा सा हॉलिडे रोमांस कर लूं। पाम के पेड़ और समुंदर काफी अच्छे लग रहे थे, पर मुझे पुरानी चीजें देखकर थोड़ा सा बोर हो रहा था और पनाव तो काफी यंग, क्लेवर और हैंडसम था। मैंने तो अपना मन बना लिया था। मैं हर रोज पनाव से मिलने लगी। हम वॉक्स पर जाते थे, साथ में स्विमिंग करते थे और रेस्टोरेंट्स भी जाते थे। पनाव मेरा बॉयफ्रेंड बन गया था। मुझे लगता था कि मुझे उससे प्यार हो गया है। उसने मुझ पर जैसे कोई जादू कर दिया था। पर फिर मुझे थोड़ा दुख होने लगा क्योंकि मेरे वेकेशंस खत्म होने वाले थे और जल्द ही मुझे अपने होमलैंड वापस जाना था और पनाव तो यहीं स्टे करने वाला था। हमने इस बात पर एग्री किया कि हम डेफिनेटली एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे। थाईलैंड के मेरे आखिरी दिन पर मैं बहुत ज्यादा दुखी थी। मैं जाना ही नहीं चाहती थी, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे वापस घर जाना ही था। मैंने सूटकेस पैक की और पनाव को गुड बाय भी कहा। वो मुझे सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पर भी नहीं आया। उसने कहा कि उसे लंबे गुड बायस अच्छे नहीं लगते। हमने फोन नंबर्स एक्सचेंज किए और वादा किया कि हम हमेशा टच में रहेंगे। जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंची, मुझे वहाँ वो खूबसूरत फ्रेडी दिखाई दिया। उसने मेरी ओर देखा और हाथ हिलाया। ओह गॉड, मैं दोबारा सेम प्लेन पर उसके साथ नहीं बैठ सकती। अगर वो फिर से मेरे बगल में बैठा तो मैं पागल हो जाऊंगी। फ्रेडी को अवॉइड करने के लिए मैं जल्दी से कस्टम्स क्लियर करने के लिए आगे बढ़ी, पर अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हुआ। जब कस्टम्स ऑफिसर मेरी बैग स्कैन कर रहे थे, तभी उन्हें मेरे सूटकेस में कुछ दिखा। उन्होंने मुझे बैग खोलकर अपनी चीजें निकालने को कहा। ये तो काफी अजीब बात थी। वो किस बात से इतना सरप्राइज थे? पर जब मैंने सूटकेस खोला तब मुझे एक बड़ा सा पैकेज दिखा जो मैंने नहीं रखा था। इसमें क्या था? कस्टम्स ऑफिसर्स ने उस पैकेज को खोला और उसमें तो पैसे थे। एक कंट्रोल सर्विस ऑफिसर ने एक बैंक नोट निकाली और उसे लाइट की तरफ मोड़ा। उसका चेहरा तुरंत सीरियस सा हो गया और वो रेडियो पर कुछ कहने लगा। अचानक वहाँ पुलिस आ गई और उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया। ये क्या हो रहा था? मुझे जाने दो, ये मेरा नहीं है। मुझे पता नहीं ये पैसे कहाँ से आए, पर उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। वो मुझे एक बैक रूम में ले गए। जैसे ही मैं जा रही थी तो मुझे बाकी पैसेंजर्स के चेहरे दिखे जो मेरी ओर काफी डरी हुई नजरों से देख रहे थे। मैंने नोटिस किया कि फ्रेडी भी उनमें से एक था। वो खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। मुझे एक प्राइवेट सेल में बंद कर दिया गया था। मैं वहाँ लगभग 1 घंटे तक बैठी रही। मेरा प्लेन पहले ही निकल चुका था। मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पैकेज मेरी सूटकेस में कहाँ से आया? मैंने खुद ही उसे पैक किया था, पर अब मुझे चिंता हो रही थी कि आगे मेरे साथ क्या होगा। थोड़ी देर में एक पुलिस ऑफिसर मेरे सेल में आए और मुझे एक इंट्रोगेशन रूम में लेकर गए। एक ऑफिसर जिसे मेरी लैंग्वेज अच्छी तरह से आती थी, वो वहाँ पर मौजूद था। उसने कहा कि ये सारी चीजें मेरे खिलाफ थी। जो पैसा मेरे बैग में मिला वो सारे के सारे नकली नोट थे और थाईलैंड के लॉज के अनुसार मुझे काफी लंबी सजा हो सकती थी। मैं इतना डर गई थी कि वहीं पर रोने लग गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैंने ऑफिसर को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की कि ये पैसा मेरा नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो मेरी सूटकेस में कैसे आया, पर उस ऑफिसर ने मेरी एक ना मानी। उसने मुझे कुछ पेपर्स पर साइन करने को कहा और बताया कि जल्द ही तुम्हारा लॉयर यहाँ आएगा, और फिर दोबारा से मुझे सेल में बंद कर दिया।
तो बस यही था। मैं वहाँ बैठकर रोती रही। मुझे लगा कि मेरी लाइफ फिनिश हो गई थी। मैं कभी अपने घर वापस नहीं जा पाऊंगी। क्या मैं इस गंदे से जेल में रहूंगी? थाईलैंड अब मुझे पैराडाइज जैसा नहीं लग रहा था। मैं तो सोचने लगी कि यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। काश मैं समय को पीछे ले सकती। अचानक मुझे मेरे सेल के पास कुछ हलचल सुनाई दी। मैंने देखा कि एक आदमी का साया हॉल से आ रहा था। ये कौन हो सकता है? वो आदमी मेरे सेल के सामने आया और लाइट के नीचे खड़ा हो गया। ये तो फ्रेडी था। वो यहाँ क्या कर रहा था? फ्रेडी ने कहा कि वो मुझे बचाने के लिए वहीं रुक गया था। उसे थाईलैंड के लॉस पता थे और कहा कि मुझे स्मगलिंग के लिए काफी बड़ी सजा मिल सकती है। अभी मैं सिर्फ एक चीज कर सकती थी और वो था यहाँ से भाग जाना। फ्रेडी ने कहा कि उसने चाबियां चुरा ली है। उसने जल्दी से सेल का दरवाजा खोला और कहा, जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ निकल जाओ और अपनी मदद के लिए किसी को ढूंढो। मुझे पता नहीं क्यों पर मैंने फ्रेडी की बातें मान ली। मैं जल्दी से वहाँ से भाग निकली और सीधा एयरपोर्ट से बाहर आ गई। लकीली रास्ते में कोई गार्ड्स नहीं थे। मैंने एयरपोर्ट छोड़ दिया था और सिटी की तरफ भागी। मैं सोचती रही कि ये सब क्या हो रहा था। मेरी सूटकेस के अंदर वो पैसा, वो जेल, मेरा वहाँ से छूटना, फ्रेडी। ये फ्रेडी आखिर कौन था? मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्या वो मुझे फॉलो कर रहा था या फिर शायद उसी ने मेरे बैग में वो पैसे डाले थे? एग्जैक्टली। आफ्टर ऑल वही तो मेरे साथ प्लेन में आने वाला था। उसने ही शायद ये पैसे मेरे सूटकेस में स्मगल करने को डाले थे। इसीलिए तो वो मेरे पीछे आया ताकि उसे वो वापस ले सके। क्या वो अभी भी मुझे देख रहा था? मुझे बहुत डर लग रहा था, पर अब मेरी हेल्प कौन कर सकता था? और फिर मुझे याद आया, पनाव, वही मुझे बचा सकता था। मैंने एक अनजान आदमी से फोन मांगा और उसे कॉल किया। फॉर्चुनेटली मुझे उसका नंबर बाय हार्ट याद था। उसे पता चल चुका था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। उसने मुझे एक एड्रेस दिया और कहा कि मैं वहाँ पर आ जाऊँ। ओह माय गॉड, मैं कितना खुश थी। मैंने एड्रेस को फॉलो किया और मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा कि वो ऐसे गंदे से एरिया में रहता था। क्या ट्रांसलेटर पनाव सच में यहीं रहता था? मैंने उसका घर ढूंढा और दरवाजे पर नॉक किया। उसने वो खोला और मुझे अंदर ले लिया। मैं तो अब खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और मैं तुरंत जाकर आर्म चेयर में गिर गई। मैं उसे कहने लगी कि मुझे कितनी खुशी है कि तुमने मेरी हेल्प की, पर किसी कारण से वो मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा था। फिर अचानक वो मेरी तरफ मुड़ा और गुस्से से पूछा, तुमने उन्हें क्या बताया? पनाव बिल्कुल भी काइंड नहीं लग रहा था। ये क्या हो रहा था? पनाव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे जोर से हिलाने लगा। क्या तुमने उन्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया? जवाब दो। पनाव, मुझे छोड़ दो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। पर वो मुझे और जोर से हिलाने लगा और चिल्लाने लगा, पैसा कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छोड़ दिया? तब मैं समझ गई, ये सब उसी ने किया है। पनाव ने मेरा फायदा उठाया था। मैंने उसे डर के मारे दूर ढकेल दिया, पर पनाव मेरी तरफ आने लगा। मैं चिल्लाई और तभी घर का दरवाजा खुल गया। कई पुलिस ऑफिसर्स अचानक रूम में आ गए और उन्होंने पनाव को पकड़ लिया। मुझे पता नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। जब ये सब खत्म हुआ तब वहाँ फ्रेडी आ गया और उसने मुझे अपना हाथ दिया। जब मुझे उसी पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहाँ पनाव को लाया गया था, तब फ्रेडी ने मुझे बताया कि उसका असली नाम फ्रेड सुलीवन है और वो एक स्पेशल अंडरकवर एजेंट था। वो स्मगलिंग के केसेस इन्वेस्टिगेट करता था और ऑर्गेनाइज क्राइम से लड़ता था। उसे मालूम पड़ा था कि स्मगलर्स ने मुझे कांटेक्ट किया और मेरी सूटकेस से कुछ इलीगल चीजें बॉर्डर के उस पार भेज रहे थे। मैं काफी निराश थी। उन्होंने मुझे बेट की तरह क्यों इस्तेमाल किया? फ्रेडी ने मुझसे माफी मांगी और कहा कि बस यही एक तरीका था जिससे हम इसके तह तक पहुंच सकते थे और मैंने उनकी हेल्प की थी। मेरी बदौलत उन्होंने स्मगलर्स के लीडर पनाव को अरेस्ट भी कर लिया था। वो काफी डेंजरस क्रिमिनल था। मैं तो काफी डर गई थी क्योंकि मैंने उसके साथ पूरा हफ्ता गुजारा था। पर फ्रेडी ने मुझे शांत किया। उसने कहा कि वो मेरा ख्याल रखेगा और मुझे कुछ नहीं होने देगा। तो ये थी मेरी कहानी। मुझे खुशी है कि मुझे जेल नहीं जाना पड़ा। मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया था, बस एक गलती कर दी थी। मैं एक क्रिमिनल के साथ रिलेशनशिप में थी। खैर, उसकी सजा तो मुझे मिल ही गई। मैं वापस अपने घर चली आई और मेरी स्टडीज करने लगी। मैंने इन सब बातों को जल्द से जल्द भुलाने की कोशिश की। कुछ टाइम बाद मैं इसमें कामयाब भी हुई। पर फिर अचानक मुझे मेरे मेल में एक लेटर मिला। वो थाईलैंड के जेल से था। उसमें लिखा था, ये मत सोचो कि मुझसे तुम बच गई। मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा। तुम्हारा एड्रेस मुझे देने के लिए थैंक्स। तुम्हारा पनाव। जैसे ही मैंने वो लाइंस पढ़ी, मेरा सारा डर वापस आ गया। क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? मैंने तुरंत फ्रेडी के बिजनेस कार्ड पर जो नंबर था उस पर कॉल किया, पर किसी और ने ये फोन उठाया और कहा कि वो अब इस केस को हैंडल कर रहा है। फ्रेडी ने थाईलैंड की केस को सफलता से पूरा किया था और इसीलिए उसे कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया था। मैंने उस एजेंट को पनाव के लेटर और उस धमकी के बारे में बताया और उन्होंने मुझे एश्योर किया कि पनाव लंबे समय से जेल में ही बंद था और इस बारे में वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। पनाव अब सिर्फ ये लेटर्स लिख सकता था। तो मैंने उस लेटर को कचरे में फेंक दिया। पर फिर भी मैं थोड़ा सा डरी हुई थी कि वो अपने फ्रेंड्स की मदद से भाग सकता है जेल से। शायद मुझे अपना नाम बदल लेना चाहिए। प्लीज मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मेरी ये स्टोरी सबके लिए एक चेतावनी साबित हो सकती है।
हाय गाइस, मेरा नाम हेनरी है और मैं 13 साल का हूँ। दिस विल बी माई टैटू स्टोरी। ऑफ कोर्स 18 साल की उम्र से पहले टैटू बनवाना इलीगल है, बट लुक व्हाट आई हैव। और मैंने इसे हमारी सिटी के सबसे कूल आर्टिस्ट से बनवाया है। क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन है? तो फिर चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी स्टोरी देखें। मुझे हमेशा से ड्राइंग पसंद थी और भले ही मैंने इसे कहीं से सीखा नहीं था, पर मैं इसमें बहुत अच्छा था। ब्यूटीफुल इजंट इट? शायद ये टैलेंट मुझे अपने फादर से मिला था, जो एक पेंटर थे और टैटू आर्टिस्ट के तौर पर काम करते थे। He created dragons, all sorts of ornaments and motorcycles for the customers. लेकिन मुझे उनकी ड्राइंग्स कभी पसंद नहीं आई। वो बहुत पुराने जमाने के डिजाइन्स थे। मैं अपने डैड के पार्लर में बहुत सारा टाइम स्पेंड करता था और खुद भी एक टैटू आर्टिस्ट बनना चाहता था। मेरे डैड मेरी ये विश पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने मुझे प्रैक्टिस करने के लिए आर्टिफिशियल लेदर का एक पीस और एक पुरानी मशीन दी। मैं घंटों इस पर प्रैक्टिस करता था और जल्दी इसके बारे में बहुत कुछ सीख गया। I knew which ink was the best, how to fix a tattoo machine, how to treat a tattoo so it would heal faster. मुझे लगा अब मैं रियल क्लाइंट्स के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ और मैंने अपने डैड से इसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि इतना काफी नहीं है। मुझे केवल टेक्निकल नॉलेज मिली है, लेकिन अभी भी क्रिएटिव स्किल्स की जरूरत है। टैटू आर्टिस्ट बनने के लिए मुझे सुंदर और सही तरीके से ड्रॉ करना सीखना होगा। लेकिन मैं पहले से वो करना जानता था और मैंने अपने डैड को वो टैटू स्केच दिखाया जो मैंने पूरी रात बैठकर बनाया था। लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, नो हेनरी, ये बस स्क्रिबल है। गो टू द स्कूल ऑफ आर्ट, वहाँ वो तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे। मुझे आर्ट स्कूल की जरूरत क्यों थी? मैं पहले से सब कुछ कर सकता था। मेरे डैड को ये नहीं दिखता था कि मेरी एक अपनी कूल स्टाइल है। जब मैं अपने फ्रेंड बेंजी को अपने स्केचेस दिखाता था तो वो यही कहता था, एडल्ट लोग हमेशा अपने बच्चों के टैलेंट को एक्नॉलेज नहीं करते बिकॉज दे आर जस्ट जेलस ऑफ देम। शायद इसीलिए मेरे डैड ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि उनका बेटा उनसे ज्यादा क्रिएटिव था। लेकिन एक दिन फेट ने मुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका दे ही दिया। एक दिन मैं अपने डैड के स्टूडियो में उनका वेट कर रहा था। उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि वो ट्रैफिक में फंस गए हैं, इसीलिए उन्हें आने में देर होगी, बट द क्लाइंट शुड बी देयर सून। डैड ने मुझे उस क्लाइंट से ये बताने के लिए कहा कि उस दिन का सेशन कैंसिल हो गया है। थोड़े टाइम के बाद पार्लर में एक सुंदर सी लड़की आई। हम बातचीत करने लगे। उसने मुझे अपना नाम नोरा बताया और कहा कि एक दिन पहले उसका बर्थडे था। वो हमेशा से टैटू बनवाना चाहती थी और जैसे ही वो 18 साल की हुई, वो फौरन इसे बनवाने आ गई। मैंने उससे पूछा कि उसे कैसा टैटू चाहिए। आई एम इजी, कुछ फैशनेबल और ब्यूटीफुल। उसने खुशी से जवाब दिया। मैंने कहा कि मैं उसके लिए वैसा टैटू बना सकता हूँ। आई जस्ट हैड ए ट्रेंडी स्केच। और फिर मैंने उसे अपनी ड्राइंग दिखाई। टैटू बनाने के लिए तुम बहुत छोटे नहीं हो? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। मैंने कॉन्फिडेंस से अपने ग्लव्स पहने और टैटू मशीन ऑन किया। परेशान मत हो, तुम इस वक्त शहर के बेस्ट टैटू आर्टिस्ट के साथ हो, मैंने कहा। नोरा ने स्माइल किया और काउच पर लेट गई। मैं थोड़ा नर्वस था क्योंकि मैं अपना पहला रियल टैटू बना रहा था और अगर मुझसे कोई गलती हो जाती तो वो हमेशा के लिए उस लड़की की बॉडी पर रह जाता और मुझे इसे जल्दी खत्म भी करना था क्योंकि मेरे डैड किसी भी वक्त आ सकते थे। इसलिए मैं बिल्कुल फोकस्ड था। फॉर द फर्स्ट टाइम आई डिसाइडेड टू लिमिट माई सेल्फ टू ए स्मॉल ड्राइंग और थोड़ी देर बाद इट वॉज रेडी। मैं अपने काम से बहुत खुश था। लड़की को भी मेरा टैटू बहुत पसंद आया। कूल एंड सो एजी, उसने कहा। मैंने उसके टैटू पर मरहम लगाकर बैंडेज बांध दिया। नोरा सेड शी लाइक्ड मी वेरी मच। मैं सीरियस और कॉन्फिडेंट था, दूसरे लड़कों से बिल्कुल अलग। हम दोनों ने एक दूसरे को गुड बाय कहा और वो चली गई। हाउ ग्लैड आई वॉज। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और ये काफी सक्सेसफुल रहा। शाम को जब मेरे डैड घर वापस आए, मैं अपनी खुशी नहीं छिपा पाया और मैंने उन्हें वो सब बता दिया जो उस दिन हुआ था। लेकिन मुझसे खुश होने के बजाय उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया। ये तुमने क्या कर दिया? यू कैंट डूडल पीपल। मैंने तुम्हें मना किया था, उन्होंने चिल्लाकर कहा। बट द गर्ल लाइक्ड माई ड्राइंग, मैंने खुद को डिफेंड करते हुए कहा। मेरे डैड ने कहा कि जब लोग मेरे टैटू पर हंसेंगे तब उस लड़की को अकल आएगी और वो मेरे पार्लर में आकर सीन क्रिएट करेगी। टैटू आर्टिस्ट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट दे डू। मैंने अपने डैड से कहा कि उन्हें मॉडर्न स्टाइल्स के बारे में कुछ नहीं पता और मैं जानता था मैं क्या कर रहा हूँ। एनीवे, उस रात हमारी बहुत लड़ाई हुई एंड यू नो व्हाट, मेरे डैड बिल्कुल सही थे, लेकिन हर चीज के बारे में नहीं। एक हफ्ते बाद नोरा पार्लर जरूर आई, नॉट विद अ क्लेम बट विद ग्रेटिट्यूड। उसने कहा कि उसके सभी फ्रेंड्स को मेरी ड्राइंग इतनी ज्यादा पसंद आई कि उसने वैसा ही एक दूसरा टैटू बनवाने का फैसला किया है। मेरे डैड ने सरप्राइज्ड होकर उसे दोबारा सोचने की एडवाइस दी क्योंकि उम्र के साथ उसका टेस्ट चेंज हो सकता था। नोरा निराश होकर वहां से चली गई। मैं अपना दूसरा चांस मिस नहीं कर सकता था, इसलिए मैं भागते हुए उस लड़की के पास गया। मैंने उसे कहा कि मैं उसके लिए टैटू बना सकता हूँ। हमने फोन नंबर्स एक्सचेंज किए और एक दूसरे के साथ टच में रहने के लिए कहा। मैंने पूरी रात नोरा के लिए एक टैटू स्केच बनाया। एंड में मुझे जो मिला, मैं उससे बहुत खुश था। आई वॉज द क्रिएटर ऑफ ए न्यू टैटूइंग स्टाइल। अगले दिन मैंने दोबारा अपने डैड के बाहर जाने का वेट किया और उस लड़की को बुलाया। आधे घंटे बाद वो दोबारा काउच पर लेटी हुई थी और मैं उसके टैटू पर काम कर रहा था।
सेशन के दौरान बोर होने से बचने के लिए हमने बातचीत शुरू कर दी। नोरा ने मुझे अपने बारे में बताया और मैंने उसके साथ अपने लाइफ प्लान्स शेयर किए। एज डिफरेंस के बावजूद हम दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे। जल्दी ही टैटू तैयार हो गया। लड़की ने उसे देखकर कहा कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी कूल। मैं इस बात से बहुत खुश था कि उसने मेरी तारीफ की। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उसे कभी कभी कॉल कर सकता हूँ। नोरा ने मेरे गाल पर किस करके कहा कि उसे मुझसे बात करके खुशी होगी। हमने एक दूसरे को कॉल करना शुरू कर दिया और अक्सर बातें करने लगे। एक दिन उसने मुझे बताया कि मेरा बनाया हुआ टैटू देखकर उसके फ्रेंड्स बहुत इम्प्रेस हुए थे और वो भी वैसा ही टैटू बनवाना चाहते थे। आई वॉज थ्रिल्ड। आई हैड माई ओन फैंस फ्रॉम नाउ ऑन। इसलिए मैंने इस पर काम करने का फैसला किया। मेरे पिगी बैंक में अच्छे खासे पैसे पड़े थे। मैंने उन सभी चीजों की लिस्ट बनाई जिनकी मुझे जरूरत थी और नोरा से मेरे लिए टैटू इक्विपमेंट खरीदने के लिए कहा। मैं सब कुछ खुद नहीं कर सकता था, बट द गर्ल वेंट टू द स्टोर फॉर मी एंड ब्रॉट अ बिग बॉक्स। अब मैं अपने खुद के इक्विपमेंट वाला रियल टैटू आर्टिस्ट था। उसके बाद मेरा काम शुरू हुआ। मैं रात में स्केचेस बनाता था और दिन में स्कूल के बाद अपने क्लाइंट्स के घर जाकर उनका टैटू बनाता था। फर्स्ट इट वॉज नोराज फ्रेंड्स। उसके बाद उन्होंने अपने फ्रेंड्स को मेरे बारे में बताया और मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन फैलने लगी। सबको मेरा काम पसंद आ रहा था और मेरे पास एक के बाद एक नए ऑर्डर्स आ रहे थे। अब मेरे पास मेरे डैड से भी ज्यादा क्लाइंट्स हो गए थे। यस, एंड आई स्टार्टेड डेटिंग नोरा। उसे हमारे एज डिफरेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसे ये बात पसंद थी कि मैं इतना टैलेंटेड था और अपने खुद के पैसे कमाता था। मैंने हर तरह की कूल चीजें खरीदनी शुरू कर दी और स्कूल में तुरंत सबने उसे नोटिस करना शुरू किया। जब सबको पता चला कि मैं एक रियल टैटू आर्टिस्ट हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड 18 साल की है, तो मैं तुरंत स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का बन गया। मेरा फ्रेंड बेंजी मुझसे कहा करता था कि मैं बस टैलेंटेड ही नहीं बल्कि ब्रिलियंट भी हूँ, लाइक एंडी वॉरहोल और जैक्सन पोलॉक। ओह यस, ये सच है। एक रात मैंने इतना कूल स्केच बनाया कि मैंने इसे किसी और को देने के बजाय अपने लिए रखने का फैसला किया। मैंने सोचा सभी रियल टैटू आर्टिस्ट्स की बॉडी पर ड्राइंग होती है और अभी तक मेरी बॉडी पर एक भी टैटू नहीं है। इसलिए मैंने अपने डैड से मेरे स्केच को रियल टैटू में बदलने की परमिशन मांगी, लेकिन डैड ने साफ इनकार कर दिया। ये कोई ड्राइंग नहीं बल्कि लिप अप होती है और इसके अलावा तुम अभी माइनर हो। आई डोंट अलाउ यू टू गेट अ टैटू, उन्होंने कहा। आई वॉज ऑफेंडेड। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि मेरे ड्राइंग्स कितने कूल थे और लोग उन्हें कितना पसंद करते थे। महीने के अंत तक मैं लगभग 50 लोगों के टैटू बना चुका था और हमारे पूरे शहर में एक यंग एंड फैशनेबल मास्टर के बारे में र्यूमर्स उड़ रहे थे। दूसरे टैटू आर्टिस्ट्स मेरी ड्राइंग्स रिपीट भी करने लगे थे। आई बिकेम अ स्टाइल आइकन। लेकिन एक रात मेरा सीक्रेट बाहर आ गया। मेरे फादर ने मुझे मेरे एक टैटू की फोटो दिखाई और गुस्से में कहा, हेनरी, व्हाट इज दिस? आज एक लड़का इस टैटू के साथ मेरे पास आया था। वेयर डिड ही गेट इट? मुझे उन्हें सब कुछ सच सच बताना पड़ा। डैड ने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। नॉट ओनली डिड आई डूडल पीपल बट ऑल्सो डिडंट ऑब्जर्व सैनिटेशन। मुझे उनकी बातों का बहुत बुरा लगा और मैंने उनसे कहा कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ और उन्हें बस मॉडर्न आर्टिस्ट की कोई समझ नहीं है। मुझे अपने डैड पर इतना गुस्सा आया कि उसी रात मैंने खुद अपना टैटू बना लिया। टैटू हील होने के बाद मैंने इसे स्कूल में शो ऑफ करना शुरू कर दिया। बेंजी हैरान हो गया, लेकिन तुम अभी 18 साल के नहीं हो, तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। नो बिग डील, मैं एक सच्चा आर्टिस्ट हूँ और ये मेरा स्टाइल है, मैंने जवाब दिया। लंच के बाद गार्डियनशिप डिपार्टमेंट वाले लोग जब स्कूल में आए तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस फौरन गायब हो गया और वो मुझे अपने साथ स्टेशन ले गए। वहां जाकर पता चला कि मेरे एक टीचर ने मेरा टैटू देखने के बाद उन्हें कॉल किया था। मेरे डैड स्टेशन में मेरा वेट कर रहे थे। ही वॉज चार्ज्ड विद इम्प्रॉपर चाइल्ड केयर। मैंने जवाब दिया कि मैं एडल्ट हूँ और मैंने खुद अपना टैटू बनाया है। मेरे डैड को इसके बारे में कुछ नहीं पता। जैसे तैसे मामले को रफा दफा किया गया। घर पर मेरे डैड और मेरे बीच सीरियस कॉन्वर्सेशन हुई जो एक बार फिर लड़ाई में बदल गई। बट वेट, देयर वाज मोर। उसके कुछ दिन बाद मुझे एक लोकल टीवी चैनल से कॉल आई। उन्होंने कहा कि उन्होंने शहर के यंगेस्ट टैटू आर्टिस्ट के बारे में एक स्टोरी सुनी थी और उन्होंने मेरे ऊपर एक रिपोर्ट बनाने का फैसला किया था। ओह, दैट वाज वेरी नाइस। ऑफ कोर्स आई एग्रीड। मैंने अपनी सक्सेस शेयर करने के लिए नोरा को भी कॉल किया। रिपोर्टर के साथ कैमरा क्रू काफी जल्दी आ गया। दे फिल्म्ड नोरा एंड मी एंड आवर टैटूज। उसके बाद मैंने काफी देर तक उन्हें बताया कि मैंने अपना खुद का कूल स्टाइल कैसे इन्वेंट किया और कैसे मैं पॉपुलर बना। उस वक्त मैं 7वें आसमान पर था। आई वॉज फेमस। टीवी वाले शूटिंग कंप्लीट करके वहां से चले गए। उसके बाद मैं और नोरा इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए एक कैफे में गए। शाम को ये रिपोर्ट ब्रॉडकास्ट हुई
और अगले दिन पूरे इंटरनेट पर छा गई। मैं ये सोचकर खुश था कि अब पूरी दुनिया मेरे बारे में जान जाएगी, बट फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। मेरे काम की तारीफ करने के बजाय लोग इसका मजाक उड़ाने लगे। लुक एट दिस स्कॉलर, इस लड़के को कुछ बनाना भी आता है, इसे टैटू मशीन किसने पकड़ा दी। ऐसे कमेंट्स आने लगे। मैं सरप्राइज्ड और अपसेट था। व्हाट्स हैपनिंग। यहाँ तक कि सबसे फेमस टैटू आर्टिस्ट भी अपने चैनल्स पर कैप्शन के साथ मेरी ड्राइंग्स पोस्ट करने लगे। डोंट डू दिस, द अगलीस्ट टैटूज इन द वर्ल्ड एंड चिल्ड्रंस क्रिएटिविटी। आई वॉज डिप्रेस्ड। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे ऐसा फेम नहीं चाहिए था। उसके बाद मेरे डैड ने मेरे सारे टैटू इक्विपमेंट छीन लिए और कहा कि मैंने उनकी बहुत इंसल्ट करवाई है। वॉज ही राइट? स्कूल में सब मेरे ऊपर हंसने लगे। सबसे पॉपुलर लड़के से मैं तुरंत लूजर्स की कैटेगरी में आ गया। यहाँ तक कि मेरे फ्रेंड बेंजी ने भी सडनली मुझसे ये कहना शुरू कर दिया कि मेरी ड्राइंग्स उतनी अच्छी नहीं है और मुझे अपने स्टाइल पर काम करना चाहिए। माई गर्लफ्रेंड नोरा स्टॉप्ड आंसरिंग माई कॉल्स। लेकिन सबसे बुरी चीज ये हुई कि कुछ दिन बाद मेरे फादर के पार्लर में वो क्लाइंट्स आने लगे जिनके टैटू मैंने बनाए थे। उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा और मेरे डैड से उनका टैटू फिक्स करने की डिमांड की। मेरे डैड को मेरी ड्राइंग कवर करने के लिए मजबूरी में नए टैटू फ्री में बनाने पड़े। मैंने इन सब के बारे में बहुत सोचा और पता है फिर मुझे क्या लगा? आई एम रियली टैलेंटेड। लोग बस अभी मेरे काम के लिए तैयार नहीं है। किसी को समझ नहीं आता कि मैं असली मास्टर हूँ, लेकिन एक दिन मेरे टैटूज इमॉर्टल मास्टरपीसेस बनेंगे। राइट इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैम। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज जेकब और मैं 15 साल का हूँ। आपको शायद पहले ही ये अंदाजा हो गया होगा कि मेरी एक छोटी बहन है। उसका नाम एरियाना है और हमारे पेरेंट्स उसे मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैंने नोटिस किया है कि छोटे भाई बहन हमेशा पेरेंट्स के फेवरेट होते हैं। शायद आपने भी किया होगा। बट व्हाट कैन वन डू अबाउट इट? वेल, मेरे पास इस सवाल का जवाब मौजूद है। सब्सक्राइब टू द चैनल और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने पेरेंट्स का अटेंशन पाने के लिए क्या किया और इसका क्या नतीजा निकला। जब मैं छोटा था मेरे पेरेंट्स मुझे पूरा अटेंशन देते थे। आफ्टर ऑल मैं अपनी फैमिली में इकलौता बच्चा था। आई वॉज पैम्पर्ड, दे नेवर पनिश्ड मी एंड इंडल्ज ऑल ऑफ माई whims। वो भी क्या लाइफ थी। लेकिन फिर एरियाना आ गई और उसके बाद तुरंत सब कुछ बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बिल्कुल भूल गए हैं। उन्होंने बस उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मेरी बहन फैमिली की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन बन गई। मॉम एंड डैड उसे सर आंखों पर बिठा कर रखते थे। मुझे लगा जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब मेरे पेरेंट्स उस पर इतना ध्यान देना बंद कर देंगे और हम दोनों को इक्वली प्यार करेंगे। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता गया। फिर भी वो मॉम एंड डैड की बेबी प्रिंसेस बनी रही, जबकि मुझे उनसे बस यही सुनने को मिलता था, जय कचरा बाहर निकाल दो। सच पूछो तो ये बहुत हर्टफुल था। मुझे इस इनजस्टिस पर बहुत गुस्सा आता था। मेरी मॉम मेरी बहन को ऑलमोस्ट हर महीने नए कपड़े ला कर देती थी, जबकि मैं एक ही जीन्स 3 साल से पहन रहा था। उन्होंने उसके बर्थडे पर उसे सबसे अच्छा स्मार्टफोन गिफ्ट किया और मुझे बस एक बुक और केक मिला था। वो भी मेरी बहन ने आधा खा लिया था। मेरी मॉम मुझे जबरदस्ती वेजिटेबल्स खिलाती थी क्योंकि वो मेरे लिए अच्छे थे। लेकिन अगर एरियाना का जरा सा भी पिज्जा और टाकोस खाने का मन हुआ तो वो उसे तुरंत मिल जाता था। बेसिकली उनकी हर चीज से ये साफ जाहिर था कि मॉम एंड डैड मेरी सिस्टर को मुझसे कहीं ज्यादा प्यार करते थे और ये देखकर मुझे बहुत हर्ट होता था। आप सोच रहे होंगे मैंने उनसे इस बारे में बात क्यों नहीं की। वेल, एक बार मैंने उन्हें अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश की थी, बट मेरे डैड ने बस इतना कहा, जे तुम एरियाना से कम्पीट क्यों कर रहे हो, वो तुमसे छोटी है, जस्ट लीव हर बी। ऑब्वियसली मुझे उनका आंसर अच्छा नहीं लगा, खासकर इसलिए क्योंकि उस शरारती बच्ची को ये पता चल गया था कि वो जो चाहे वो कर सकती है और इसलिए वो मेरे लिए और ज्यादा अनबियरेबल हो गई थी। एक दिन वो कैंडी लेने गई जो मॉम और डैड ने हमसे छिपाकर कबर्ड में रखी थी और उससे मॉम का फेवरेट टी पॉट गिर गया। Of course, it broke into pieces। जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा अब तो एरियाना पक्का मुसीबत में पड़ने वाली है। हमारे पेरेंट्स भागते हुए किचन में आए कि क्या हो गया और फिर उसने उनसे कहा, जेकब कैंडी लेने जा रहा था और उसने आपका टी पॉट तोड़ दिया मम्मी। व्हाट? मैं उन्हें बताने लगा कि मैंने ये नहीं किया, उसने किया है। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और एरियाना पर भरोसा कर लिया। मुझे पनिश किया गया और मुझे 1 महीने तक बिना स्वीट्स के रहना था। I saw her smile meanly as she stole glances at me। अब मेरा पेशेंस खत्म हो चुका था और फिर मैंने अपनी बहन के खिलाफ जंग छेड़ दी। मैं चाहता था कि हमारे पेरेंट्स उस पर गुस्सा हो। मैंने ये करने के कई तरीके सोचे और फिर मेरे दिमाग में एक बढ़िया प्लान आया। सबसे पहले लंच करते टाइम मैंने उसका ब्रांड न्यू एक्सपेंसिव स्मार्टफोन टेबल के बिल्कुल किनारे पर रख दिया। एरियाना ने इसे नोटिस नहीं किया और अपने एल्बो से इसे पुश कर दिया। स्मार्टफोन फ्लोर पर गिरकर टूट गया।
मुझे लगा अब उसे एब्सेंट माइंडेड और इररिस्पॉन्सिबल होने के लिए डांट पड़ेगी, लेकिन डैड ने बस स्माइल किया और कहा कि वो उसके लिए दूसरा स्मार्टफोन ले आएंगे। डैम इट, ये प्लान काम नहीं किया, इसलिए मैंने अपने दूसरे प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। स्कूल से घर आते वक्त आई पिक्ड अप द डर्टीएस्ट एंड मोस्ट फ्ली रिडन पपी आई कुड फाइंड ऑन द स्ट्रीट। इसके बाद मैंने उसे घर के बाहर छोड़कर दरवाजे पर नॉक किया और कोने में जाकर छिप गया। एरियाना ने बाहर आकर जब पपी को देखा तो उसे खींचते हुए अपने रूम में ले गई। शाम को जब हमारे पेरेंट्स घर आए तो पपी के गंदे पैरों के निशान पूरे घर में फैले हुए थे और मेरी बहन हर जगह खुजली कर रही थी। मुझे लगा अब तो पक्का वो मुसीबत में पड़ेगी, क्योंकि हमारी मॉम को पेट्स पसंद नहीं थे। लेकिन मॉम ने बस स्माइल करके कहा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉग, लेट्स वॉश एंड ग्रूम इट। जे, ये सारा फ्लोर साफ कर दो। व्हाट? हाउ वाज दैट फेयर? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या मेरी मॉम एरियाना से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि वो उसकी हर गलती इग्नोर कर देंगी? और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझे जीतना है तो मुझे कुछ ज्यादा सीरियस करना होगा। मैंने रात में चोरी से उसके रूम में जाना शुरू किया। मैं उसके स्कूल बैग से होमवर्क बाहर निकालता था और सारे गलत आंसर्स लिखकर सब गड़बड़ कर देता था। There was no way she would get away with that. जल्दी ही एरियाना को स्कूल से खराब ग्रेड्स मिलने लगे और पेरेंट्स couldn't help but notice। आपको लगता है उन्होंने उसे पनिश किया होगा? काश ऐसा होता। मेरे डैड ने मुझे बुलाकर कहा, जे, योर सिस्टर इज नॉट डूइंग वेल एट स्कूल। अब से तुम उसे पढ़ाओगे और होमवर्क करने में उसकी हेल्प करोगे। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा था? अब मुझे एरियाना का सारा होमवर्क भी खुद करना पड़ता था और वो आराम से अपने पपी के साथ खेलती रहती थी। आई फेल्ट सो ऑफुल। मैं एक बार फिर उससे हार गया था और फिर मैंने एक आखिरी डेस्परेट कोशिश करने का फैसला किया। आई डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम होम। मैंने सोचा अगर मैं घर से गायब हो जाता हूँ तो मॉम और डैड को शायद ये रियलाइज हो जाएगा कि वो मेरे बिना नहीं रह सकते और वो मुझे वैल्यू देना शुरू कर देंगे। तो एक दिन शाम को मैंने अपने बैकपैक में थोड़ा खाना, गर्म कपड़े और वो बुक रखी जो मुझे अपने बर्थडे पर मिली थी। मॉम डैड के लिए फेयरवेल नोट लिखा और इसे अपने रूम में टेबल पर छोड़कर घर से निकल गया। मैं नहीं जानता था मैं कहाँ जा रहा हूँ या मैं कितने वक्त तक भागते रहने वाला हूँ। आई हैडंट थॉट माई प्लान थ्रू रियली। मैं बस रास्ते पर चलता गया और सोचता गया कि शायद अब मेरी मॉम मेरे रूम में आई होंगी और देखा होगा कि मैं वहाँ नहीं हूँ। फिर उन्हें वहाँ मेरा नोट मिलेगा। आई इमेजिन्ड हर गेटिंग स्केर्ड एंड कॉलिंग फॉर डैड। उसके बाद वो दोनों एक साथ मेरे फ्रेंड्स को कॉल करना शुरू करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि मैं कहाँ जा सकता हूँ और एरियाना को भी ये समझ आएगा कि ये सब उसकी वजह से हो रहा था। Such thoughts made me feel warm and happy। मैंने चारों ओर देखा और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं घर से काफी दूर आ गया हूँ, इतनी दूर कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। मैं अपने ख्यालों में इतना डूबा हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं भटक गया हूँ। नो, आई नीडेड टू स्टे काम। मुझे बस पीछे मुड़कर वापस जाना था जब तक कि मैं किसी फेमिलियर स्ट्रीट तक नहीं पहुंच जाता। मैंने अपना हेडफोन लगाया और अपने स्मार्टफोन पर म्यूजिक ऑन किया ताकि चलते वक्त मैं बोर ना हो जाऊं। इस बीच रात होने लगी थी और काफी अंधेरा हो गया था। मैं जितना ज्यादा आगे बढ़ रहा था मुझे उतना ही यकीन हो जा रहा था कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मैं शहर के किसी अंधेरे हिस्से में आ गया था। There were run down buildings and fences all around me। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ हूँ या मेरा घर कहाँ पड़ता है। To be honest, I was scared। मुझे अंधेरे में कुछ लोगों के फिगर्स दिखाई दे रहे थे और वो मुझे ही घूर रहे थे। वो लोग कौन थे और उन्हें क्या चाहिए था? उस वक्त पहली बार मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे घर से नहीं भागना चाहिए था। मैंने इमेजिन किया कि उस मोमेंट पर मेरे पेरेंट्स और पुलिस मुझे सर्च कर रहे होंगे। मॉम शायद रो रही होंगी और डैड एरियाना को डांटते हुए कह रहे होंगे कि ये सब उसकी गलती है। मैंने डिसाइड किया कि मैंने अपनी फैमिली को अब काफी सबक सिखा लिया है और अब मुझे घर जाना चाहिए। बट इन विच डायरेक्शन वाज आई सपोज टू गो? मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरा घर कहाँ है। उस टाइम पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल रहा था। मुझे किसी से डायरेक्शन पूछने में भी डर लग रहा था। कौन जाने इतनी रात को अंधेरे में सड़क पर किस तरह के लोग घूम रहे होंगे। कुछ घंटे बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बिल्कुल थक गया हूँ। आई डिसाइडेड टू गेट ओवर माई प्राइड एंड कॉल माई पेरेंट्स। लेकिन जैसे ही मैंने अपना फोन बाहर निकाला मैंने देखा कि बैटरी खत्म हो गई थी। आई हैड बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर सो लॉन्ग दैट इट हैड रन आउट। तब जाकर मैं बहुत डर गया था। मुझे रियलाइज हो गया था कि घर से भागना कितना बुरा आइडिया था और अपने आप को ऐसी होपलेस सिचुएशन में पाना उससे भी ज्यादा बुरा था। उसके बाद मैंने पूरी रात शहर के चक्कर लगाते हुए अपना घर ढूंढा और फिर सुबह जाकर अचानक मुझे एक जानी पहचानी सी बिल्डिंग दिखाई पड़ी। वहां से मुझे आसानी से रास्ता मिल गया और जल्द ही मैं अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। आई वॉज सो टायर्ड, कंप्लीटली वाइप्ड आउट। फिर भी मुझे इस बात पर बहुत प्राउड फील हो रहा था कि आखिर मैंने अपने पेरेंट्स को सबक सिखा ही दिया। शायद मेरी फिक्र में वो पूरी रात जागे होंगे और मुझे ढूंढ रहे होंगे।
and now they would hug me relieved. मैं घर के अंदर गया, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था जैसा मैंने सोचा था। हर जगह बिल्कुल शांति थी। लिविंग रूम भी खाली पड़ा था। Where was everyone? मैं चुपके से अपने पेरेंट्स के बेडरूम में गया और वहां मुझे मेरे मॉम एंड डैड आराम से सोते हुए दिखाई दिए। मेरी बहन एरियाना भी ऐसे सो रही थी मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे अपने रूम में मेरा लिखा हुआ नोट वैसे का वैसा मिला। किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। तभी मेरी मॉम मेरे रूम में आई। वो अभी भी नींद में थी। जब उन्होंने मुझे बैकपैक के साथ तैयार देखा तो कहा, ओह जेकब, तुम स्कूल के लिए रेडी हो गए? जाते वक्त दरवाजा जोर से मत बंद करना, अभी हम थोड़ा और सोएंगे। इट वॉज ए फियास्को। उन्होंने ये भी नोटिस नहीं किया था कि मैं घर से गायब था। तो फिर मैं किसके लिए घर छोड़कर भागा था? आई रियलाइज दैट आई कुडंट चेंज एनीथिंग। मॉम और डैड हमेशा मेरी छोटी बहन को ही ज्यादा प्यार करेंगे, चाहे मैं कुछ भी करूं। आई डिसाइडेड टू एक्सेप्ट इट एंड जस्ट मूव ऑन। लेकिन किस्मत भी कोई चीज होती है। कुछ दिन बाद ही इसने मुझे काफी बड़ा सरप्राइज दिया। एक रात डिनर के टाइम हमारे पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहे थे और फिर डैड ने कहा, जेकब, एरियाना, तुम्हारी मॉम और मेरे पास तुम दोनों के लिए एक न्यूज है। Soon you will have a brother or a sister. Wow, my mother was pregnant. एरियाना ने खुशी से मॉम को गले लगा लिया and I looked at my sister and smiled maliciously. उसे कोई आइडिया नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला था। जल्द ही वो घर में सबसे छोटी नहीं रहेगी। Have you guessed what happened next? जब हमारी छोटी बहन मिया पैदा हुई तो मेरे पेरेंट्स ने अपना पूरा ध्यान उसकी केयर पर लगा दिया। एरियाना को वो सारा अटेंशन और प्यार मिलना बंद हो गया जिसकी उसे आदत थी। डैड उससे कचरा फिकवाते थे और सफाई करवाते थे और मेरी मॉम उसे वेजिटेबल्स खाने के लिए कहती थी क्योंकि वो उसके लिए अच्छे थे। फाइनली माई सिस्टर फेल्ट व्हाट इट वाज लाइक टू बी मी। उसे बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन अब उसे उस सिचुएशन में देखकर मुझे खुशी नहीं हो रही थी, बल्कि उसके लिए सॉरी फील हो रहा था। एक रात वो रोते हुए मेरे रूम में आई और उसने कहा कि मॉम एंड डैड अब उससे प्यार नहीं करते। मैंने एरियाना को गले से लगाकर कहा कि ऐसा नहीं है, वो हम सबसे बराबर प्यार करते हैं। उनकी नजर में बस बड़े बच्चे ज्यादा मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल हो जाते थे, समवन हु कुड बी इंडिपेंडेंट। इसलिए वो अपना सारा अटेंशन छोटे बच्चे को दे देते हैं। मे बी आई रियली शुड ग्रो अप अ बिट। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में बताएं। आफ्टर ऑल, योर फैमिली स्टोरी माइट बी क्वाइट सिमिलर टू माइन। हाय एवरीवन, मेरा नाम जिमी है एंड आई एम 17 ईयर्स ओल्ड। क्या आपने कभी ऐसा कुछ किया है जिसके लिए आप शर्मिंदा है? इससे भी बुरा तब लगता है जब आप जानते हैं कि अब ये ठीक नहीं किया जा सकता। मुझे उम्मीद है कि अभी भी सब ठीक हो जाएगा और आप इसमें मेरी मदद करोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत कुछ आप पर ही निर्भर करता है। ये सब 1 साल पहले शुरू हुआ। हमारे स्कूल में एक बूढ़े टीचर थे जिनका नाम मिस्टर हैरिसन था। पूरा स्कूल उन्हें जानता था एंड ऑल द स्टूडेंट्स लव्ड हिम। उन्होंने कभी हमें स्टडीज के लिए फोर्स नहीं किया और हमें ज्यादा होमवर्क भी नहीं दिया। अगर आप क्लास में शांति से बैठे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की गारंटी होती थी। हमारी पूरी क्लास इस बात से खुश थी, स्पेशली मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड ऑस्टिन। आफ्टर ऑल, हमें पढ़ाई ज्यादा पसंद नहीं थी और हम कई क्लासेस स्किप कर देते थे। लेकिन एक दिन हमारे प्रिंसिपल ने मिस्टर हैरिसन को रिटायर कर दिया। कोई भी उन्हें जाते हुए नहीं देखना चाहता था, लेकिन हमें इस बात की भी उत्सुकता थी कि उनकी जगह कौन लेगा। कुछ दिनों बाद अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। वो एक जवान औरत थी और उनका नाम मिस एम्ब्रोस था। शी वॉज वेरी यंग एंड प्रिटी। हमें उम्मीद थी कि वो भी मिस्टर हैरिसन की तरह काइंड हो और ज्यादा डिमांडिंग ना हो, लेकिन हम गलत थे। पहले ही दिन उसने लगभग सारी क्लास को होमवर्क ना करने के लिए खराब मार्क्स दिए और कहा कि वो हम लोगों से ज्यादा स्ट्रिक्टली डील करेगी। हम तबाह हो चुके थे। पूरी क्लास मिस एम्ब्रोस से तुरंत नफरत करने लगी थी, खासकर स्टेला, जो इस नई टीचर के आने से पहले हमेशा ही एक स्ट्रेट ए स्टूडेंट थी। स्टेला ने मिस एम्ब्रोस से अच्छे मार्क्स की मांग की, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। मिस एम्ब्रोस ने हम सब से कहा, अगर आप लोगों ने कोई नॉलेज नहीं लिया तो ग्रेड्स किसी काम के नहीं। लेकिन हमें अच्छे मार्क्स चाहिए थे क्योंकि हमें अपने पेरेंट्स की डांट नहीं सुननी थी। हम स्मार्टर बनने में इंटरेस्टेड नहीं थे। मिस एम्ब्रोस ने हमें पढ़ने के लिए मजबूर किया और कभी खुला नहीं छोड़ा। लेकिन एक दिन कुछ हुआ। मैं स्कूल से घर जा रहा था और तभी मुझे एक मैसेज मिला। इट वॉज फ्रॉम मिस एम्ब्रोस। हम सभी के पास उनका नंबर था, लेकिन उन्होंने मुझे क्या भेजा होगा। मैंने मैसेज ओपन किया और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये मिस एम्ब्रोस का फोटो था, लेकिन ये कोई साधारण फोटो नहीं, बल्कि उस फोटो में वो स्विम सूट पहने एक पूल के पास खड़ी थी। शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल इन इट। लेकिन उन्होंने ये मुझे क्यों भेजा?
उनके पास तो मेरा नंबर भी नहीं था। मैं पूरे रास्ते इसी के बारे में सोचता रहा और उस शाम घर पर भी उसी फोटो को देखता रहा और फाइनली मैं एक कंक्लूजन पर आया कि मिस अम्ब्रोज मुझे पसंद करती होगी। और हो भी क्यों ना, मैं काफी टॉल, स्ट्रॉन्ग और अपनी एज से बड़ा दिखता हूँ। मुझे तो कोई भी लड़की पसंद करेगी, भले ही वो मेरी टीचर क्यों ना हो। अगले दिन मैं स्कूल पहुंचा। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। एक प्रिटी टीचर मुझे पसंद करती थी। मैंने क्लासरूम में जाते हुए मिस अम्ब्रोज को एक हल्की सी आंख मारी, लेकिन किसी वजह से उन्होंने तुरंत अपना मुंह मोड़ लिया। मैं क्लास के दौरान भी यही देख रहा था कि वो मेरी तरफ कितनी बार देख रही है, लेकिन उनका कोई खास रिएक्शन नहीं था। और तो और उन्होंने मुझे क्लास में खराब मार्क्स भी दिए। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा था। एक दिन पहले वो मुझे फोटो भेज रही थी और अब वो ऐसे जता रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैं उनसे बात करना चाहता था, इसीलिए मैं ब्रेक में उनके पास गया और कहा कि मैं जानता हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें कोई आइडिया नहीं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। What was going on? मे बी ये सब मेरे दिमाग का खेल है और उन्होंने गलती से फोटो भेजा होगा या उनका नंबर गलत हो गया होगा। हो सकता है ऐसा ही कुछ हो। मैंने डिसाइड किया कि अब इस बात पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन मुझे मेरे दोस्त ऑस्टिन का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था। पहले वो मिस एम्ब्रोज से नफरत करता था और उनके पीठ पीछे गालियां देता था, लेकिन अब वो हमेशा उनकी तारीफ करता रहता। ऑस्टिन ने ये भी कहा कि उसे हमारी टीचर अच्छी लगती है और ये सारी बातें तब से ही शुरू हुई जब से मेरे फोन पर वो पिक्चर मिली थी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने एक दिन ऑस्टिन को पकड़ लिया और ऑस्टिन ने सच बता दिया। उसने कहा कि हमारी टीचर ने उसे एक प्राइवेट फोटो भेजा था और वो उसे पसंद करती है। दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड। तो मेरी टीचर ने मेरे दोस्त को भी वही फोटो भेजा था। मैंने ऑस्टिन से कहा कि तुम इडियट हो और मैंने अपने फोन पर मिस एम्ब्रोज का वही फोटोग्राफ उसे दिखाया। जाहिर है वो हैरान हो गया। हम दोनों ने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता। टीचर दो लोगों को गलती से फोटोज नहीं भेज सकती थी। ये उन्होंने जानबूझकर किया होगा, लेकिन क्यों? इसका पता लगाने के लिए हमने उनका पीछा शुरू किया। हम सारा दिन उन्हें देखते रहते थे। मिस एम्ब्रोज कई बार अपना फोन निकालकर किसी को टेक्स्ट करती थी, लेकिन किसे? हम ये जानने के लिए स्कूल के बाद उनका पीछा करने लगे। वो स्कूल से निकलकर कहीं जा रही थी। ऑस्टिन और मैंने उनका पीछा शुरू किया। हमें पता भी नहीं था कि इससे हमें क्या हासिल होने वाला है, लेकिन हम फिर भी पीछा करते रहे। हमने देखा कि मिस एम्ब्रोज एक पार्क में गई और बेंच पर किसी का इंतजार करने लगी। तभी वहाँ एक आदमी आया। हमारी टीचर ने उसे खुशी से हग और किस कर लिया। शायद ये यही था जिसे हमारी टीचर स्कूल से टेक्स्ट भेज रही थी। वो दोनों वहाँ से एक साथ चले गए। हम समझ गए कि ये मिस एम्ब्रोज का बॉयफ्रेंड था। हमें बहुत गुस्सा आ रहा था। वो किसी और को डेट कर रही थी और अपने स्टूडेंट्स को ऐसी फोटोज भेज रही थी। शी वॉज सच अ फ्रीक। ऑस्टिन और मैंने उससे बदला लेने का फैसला किया। जब मैं घर आया तो मैंने मिस एम्ब्रोज का मैसेज अपनी मॉम को दिखाया। शी वॉज हॉरिफाइड। मॉम ने कहा कि ऐसी टीचर को बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। अगले ही दिन वो हमारे प्रिंसिपल से मिली। ऑस्टिन की मॉम भी पहले से वहाँ मौजूद थी और उन्होंने प्रिंसिपल को वो फोटो दिखा दी। नेचुरली प्रिंसिपल को यह देखकर काफी गुस्सा आया। उन्होंने मिस एम्ब्रोज को काम से निकाल दिया। ऑस्टिन और मैं खुश थे कि हमने हमारी शेमलेस टीचर को सबक सिखा दिया। मिस एम्ब्रोज ने प्रिंसिपल को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसे वहाँ से जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद मिस्टर हैरिसन स्कूल में लौट आए। उन्हें हमारा टीचर बना दिया गया। प्रिंसिपल ने उन्हें दोबारा काम पर रख लिया था। हमें फिर से अच्छे मार्क्स मिलने लगे और अब हमें होमवर्क और पढ़ाई करने की कोई चिंता नहीं होती थी। हमारी पूरी क्लास खुश थी और सबसे ज्यादा खुशी क्लास की टॉप स्टूडेंट स्टेला को हो रही थी, क्योंकि अब उसे दोबारा हाईएस्ट मार्क्स मिल रहे थे। समय के साथ हम मिस एम्ब्रोज और उनके स्कैंडल के बारे में भूल गए। पूरा साल बीत गया। हमारी स्कूल खत्म होने वाली थी और हम आगे की लाइफ के लिए रेडी हो रहे थे। कुछ लोग कॉलेज जाने वाले थे और कुछ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले थे। मैंने भी अपने फ्यूचर के बारे में काफी सोचा था। मुझे एक अच्छा स्पेशलिस्ट बनना था, लेकिन मुझे इस बात का भी एहसास था कि शायद मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ। मेरे मार्क्स अच्छे थे, लेकिन मैंने स्कूल में ज्यादा नॉलेज गेन नहीं किया था। मुझे खुद पर काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैंने स्कूल में सारा समय आराम करते हुए वेस्ट कर दिया था। स्कूल खत्म होने पर एक ट्रेडिशनल ग्रेजुएशन बॉल रखा गया। हम सब स्टूडेंट्स एक दूसरे से आखिरी बार मिलने जा रहे थे, क्योंकि इसके बाद सभी अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाने वाले थे। उस फंक्शन में हमने बहुत डांस और एंजॉय किया। फिर हम बैठकर स्कूल की मेमोरीज याद करने लगे। तभी ऑस्टिन ने मिस एम्ब्रोज का नाम लिया। वो कह रहा था कि कैसे मिस एम्ब्रोज उसका एकेडमिक रिकॉर्ड खराब करने वाली थी, लेकिन तब स्टेला जोर से हंसने लगी और कहा,
अगर मैं ना होती तो हम सभी को खराब ग्रेड्स मिलते। हमें पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर स्टेला ने हमें वो सीक्रेट बताया जो उसने पूरे साल छुपा कर रखा था। जब मिस एम्ब्रोज ने हमें खराब मार्क्स देने शुरू किए थे, तभी स्टेला ने उससे पीछा छुड़ाने का फैसला किया। एक दिन जब मिस एम्ब्रोज कुछ काम से क्लास के बाहर गई, तो स्टेला ने उनके बैग से फोन निकाला और उनके प्राइवेट फोटोज ढूंढ निकाले। इसके बाद उसने ऑस्टिन और मुझे ये फोटोज भेज दिए। स्टेला को उम्मीद थी कि हम इन मैसेजेस को अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे और मिस एम्ब्रोज को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, और उसका प्लान बेहद कामयाब रहा। हम ये सुनकर हैरान हो गए। अब ऑस्टिन और मैं सारी बात समझ चुके थे। स्टेला ने ये सब अच्छे मार्क्स पाने के लिए किया था। इसमें मिस एम्ब्रोज की कोई गलती नहीं थी। मैंने अपने ही हाथों से मिस एम्ब्रोज की सारी जिंदगी खराब कर दी थी। वो तो बस इतना चाहती थी कि हम और स्मार्ट और एजुकेटेड बन जाएं। तब मुझे उनके शब्द याद आने लगे, अगर आपने अच्छा नॉलेज नहीं लिया तो ग्रेड्स किसी काम के नहीं। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। मैं आज भी इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं समझ सकता हूँ अब इसे ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करना चाहता हूँ। प्लीज मेरी स्टोरी शेयर कीजिए। शायद मिस एम्ब्रोज इसे देखकर मुझे माफ कर दे। क्या वो मुझे माफ करेगी? अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर लिखें। आफ्टर ऑल, आपने भी कोई ऐसा काम किया होगा जिसके लिए आप शर्मिंदा महसूस करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज फेलिशिया और मैं 18 साल की हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू अ स्टोरी दैट हैपेंड टू मी नॉट दैट लॉन्ग अगो। सब कुछ काफी नॉर्मल तरीके से शुरू हुआ था और स्टार्टिंग में इसमें काफी मजा भी आया, लेकिन एंड में इसकी वजह से एक बार में 6 लोगों की जिंदगियां बदल गई। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था? तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सुने। मैं पिछले 1 साल से एक प्रेस्टीजियस स्कूल में पढ़ रही थी। वहाँ मैंने कई फ्रेंड्स बनाए, लेकिन उनमें से 5 मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड्स थे। मेरी बेस्ट फ्रेंड कोर्टनी, रॉरी द कूलेस्ट गाय इन स्कूल, मार्टिन अ रियली क्लेवर गाय हु स्टडीड इन द सेम ग्रुप एज मी, ब्री मेरी रूममेट और मेरा प्यारा बॉयफ्रेंड डेरिक जो मुझे स्कूल के पहले ही दिन मिल गया था। हम बहुत पार्टीज करते थे और जनरली बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते थे। मैं दूसरे सिटी से थी, इसीलिए स्कूल ईयर एंड में मैं हॉलिडेज के लिए अपने पेरेंट्स के पास घर गई। मैं अपने फ्रेंड्स को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। माई मॉम एंड डैड मिस्ड मी सो मच that they wanted to spend some time with me on a sea cruise on a yacht. क्रूज में मैंने पूरे टाइम डेरिक को टेक्स्ट किया और उससे जल्दी से मिलने का वादा किया। Finally the school holidays ended and I went back to school. मैं अपने फ्रेंड से दोबारा मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन सबसे पहले मैं अपने बॉयफ्रेंड को हग करना चाहती थी। आफ्टर ऑल हमारी एनिवर्सरी आने वाली थी। We'd been dating for a whole year. मुझे पता था डेरिक ने मेरे लिए कोई सरप्राइज जरूर प्लान किया है। I wanted to know what it was. इसलिए एक रात मैंने हमारे कैंपस में एक पार्टी रखी और अपने सारे क्लोज फ्रेंड्स को इनवाइट किया। We bought food and lots of cocktails and told each other how we had spent our summer. सारा पिज्जा खत्म होने के बाद मैंने सबको ट्रूथ और डेयर खेलने का सजेशन दिया। मैं चाहती थी कि डेरिक ट्रूथ चुने और मुझे जल्दी से अपने सरप्राइज के बारे में बता दे। सभी लोग इसके लिए तुरंत तैयार हो गए। कोर्टनी वेंट फर्स्ट। उसने डेयर चुना और उसे मेरी यानी अपने बेस्ट फ्रेंड की इंसल्ट करने का डेयर दिया गया, वो भी पूरे 1 मिनट तक। Oh, the things that I heard about myself. Gosh, कोर्टनी अपना बेस्ट दे रही थी और सारे लोग हंस रहे थे। फिनिश करने के बाद उसने फौरन मुझसे कहा, फेलिशिया प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना, इट्स जस्ट अ गेम। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता था मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे बारे में सीरियसली ऐसी बातें तो कभी नहीं कर सकती। फिर आई मेरी बारी और मैंने भी डेयर चुना। You have to kiss Martin. कोर्टनी ने खुशी से कहा। ओह डियर, वो तो मेरा फ्रेंड था, लेकिन मैंने खुद ही वो गेम खेलने का सजेशन दिया था, तो मैं पीछे कैसे हट सकती थी। इसलिए मैं मार्टिन के करीब गई और उसे किस किया। फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट एज इफ ही रियली डिडंट माइंड, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मेरी कोई गलतफहमी होगी। मार्टिन, नाउ यू, ट्रूथ और डेयर, मैंने उससे पूछा। वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था, लेकिन फिर उसने डेयर चुना। Then take off your clothes and run around the campus in your swim trunks. मैंने हंसते हुए कहा। मार्टिन मना करने लगा और दूसरा डेयर देने की रिक्वेस्ट करने लगा।
लेकिन हमने उसे इनकार करने ही नहीं दिया। Everyone shouted for Martin to do it. उसके पास कोई चॉइस नहीं थी और फिर उसने अपने कपड़े उतारे और दौड़ लगाना शुरू कर दिया। It was so fun. हमने मार्टिन को पूरे कैंपस में बिना कपड़ों के घूमते हुए और रैंडम स्टूडेंट्स को डराते हुए देखा। उसे देखकर मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी। ब्री वॉज नेक्स्ट। वो बहुत डरी हुई लग रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चुने, लेकिन फाइनली उसने भी डेयर चुना। उसे एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में जाकर प्रिंसिपल के ऑफिस का डोर नॉक करके भागना था। ये डेंजरस था लेकिन मजेदार भी था। ब्री चुपके से बिल्डिंग में घुसी और उसने अपना डेयर कंप्लीट किया। We watched her from around the corner and could barely keep from laughing. गेम में आगे बढ़ने के साथ हम बोल्ड होते जा रहे थे। जब रॉरी की टर्न आई तो उसने भी डेयर ही चुना और उसे स्ट्रिप डांस करने के लिए कहा गया। Oh my God, I don't want to see that again. सबसे पहले वो कॉर्टनी के ऊपर गिरते गिरते बचा। इसके बाद अपनी ही शर्ट में फंस गया और एक वाज गिराकर तोड़ दिया। फिर फाइनली अपनी ही जीन्स में अटककर फ्लोर पर कोलैप्स हो गया। We all laughed like crazy. जब मेरे बॉयफ्रेंड की टर्न आई तो उसने झट से डेयर चूज कर लिया और साथ ही अपने ऊपर थोड़ा सा रहम करने के लिए भी कहा। रॉरी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, All right man, you should kiss Courtney. मुझे थोड़ा अजीब लगा। क्या डेरिक सचमुच मेरे सामने मेरी फ्रेंड को किस करने वाला था? लेकिन डेरिक को देख के ऐसा लग रहा था कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो तुरंत कॉर्टनी के पास गया। They kissed and I felt ready to cause a scene. लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये गेम तो मैंने ही सजेस्ट किया था और सब मेरी वजह से इसे खेल रहे थे। थोड़े टाइम बाद दोबारा मेरे बॉयफ्रेंड की टर्न आई। उसने कहा कि अब वो किसी डेयर को परफॉर्म करने के मूड में नहीं है, इसीलिए उसने ट्रूथ चूज किया। That was my chance. मैंने तुरंत पूछा, डेरिक तुमने हमारी एनिवर्सरी के लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है? मेरी बात सुनकर वो चौंक गया और फिर उसने इसके बारे में सोचा और खुश होकर कहा, Wouldn't you like to know? It was supposed to be a surprise. इतना बोलने के बाद उसने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर मुझे पकड़ा दिया। क्या ये सचमुच वही था जो मैं सोच रही थी? मैंने वो बॉक्स खोला और उसके अंदर एक खूबसूरत सी रिंग थी। Congratulations my love. पूरे 1 साल तक मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू, डेरिक ने प्यार से कहा। मैं खुशी से झूम रही थी। मैंने तुरंत रिंग पहन ली और डेरिक को गले लगा लिया। हमारे सारे फ्रेंड्स तालियां बजाकर हमें चीयर करने लगे, एक्सेप्ट फॉर मार्टिन। उसने अचानक हंसते हुए पूछा, डेरिक तुमने तो कहा कि ये रिंग किसी और लड़की के लिए है। सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे। What was he talking about? और फिर मार्टिन ने मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बताया। 1 हफ्ते पहले वो किसी काम से मार्केट गया था, तभी उसने वहाँ पर एक पॉन शॉप के अंदर डेरिक को देखा। मार्टिन सोचने लगा कि डेरिक वहाँ क्या कर रहा है, so he went inside and clapped Derek on his shoulder. उसी वक्त उसने मेरे बॉयफ्रेंड को एक रिंग का बॉक्स अपनी पॉकेट में रखते हुए देखा। मार्टिन को वहाँ देखकर डेरिक थोड़ा डर गया। मार्टिन ने उससे पूछा, क्या वो रिंग मेरे लिए है? लेकिन डेरिक ने कहा कि नहीं, वो रिंग किसी और लड़की के लिए है और उसने मार्टिन को मना किया कि वो किसी को भी उनकी मीटिंग के बारे में कुछ भी बताए। वो स्टोरी सुनने के बाद मेरा बॉयफ्रेंड हंसने लगा और कहा कि वो बस प्रैंक कर रहा था, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ छिपा रहा है। ऑल राइट मार्टिन, अब तुम्हारी बारी। ट्रूथ और डेयर? डेरिक ने पूछा। मार्टिन ने ट्रूथ चुना और मेरे बॉयफ्रेंड ने उससे पूछा, हाउ डू यू रियली फील अबाउट फेलिशिया? मैंने मार्टिन को ब्लश करके अपनी नजरें झुकाते हुए देखा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने मेरी ओर देखकर कहा, आई एम इन लव विद हर, आई हैव ऑलवेज लव्ड हर। ये सुनकर मैं थोड़ा सा शॉक हो गई। मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन डेरिक हंसने लगा और कहने लगा, आई न्यू इट, मुझे बहुत पहले से ही पता था तुम मेरी गर्लफ्रेंड को कितना लाइक करते हो। उसने मुझे एक और स्टोरी सुनाई। एक दिन हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स कंपटीशन था। कंपटीशन पूरा होने के बाद मैं चेंज करने गई और डेरिक मेरा वहाँ वेट कर रहा था। मुझे बहुत देर हो रही थी, सो ही डिसाइडेड टू गो एंड हरी मी अप। वहाँ पर जब उसने मार्टिन को लॉकर में मुझे झांकते हुए देखा तो हैरान रह गया। We all gasped and looked at poor Martin. वो अचानक गुस्सा हो गया और कहा, मैं उससे सच में प्यार करता हूँ and I hate the way you treat your girlfriend. मार्टिन किस बारे में बात कर रहा था? उसके बाद उसने ब्री को देखकर पूछा, ब्री are you choosing truth or dare? मेरी रूममेट डरी हुई लग रही थी, बट उसने डेयर चुना। मार्टिन ने उससे कहा,
वो बात सबको बताओ जो कॉर्टनी के बारे में तुमने मुझे बताई थी। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरफ देखा। She looked from me to Derek, startled. मुझे दोबारा से बेचैनी होने लगी। अब ये गेम फनी नहीं था और वो वहाँ जो कुछ भी चल रहा था उससे मेरे अंदर एक डर सा हो जा रहा था। ब्री ने मार्टिन को डांटना शुरू किया। उसने उसके ऊपर भरोसा करके एक सीक्रेट बताया था एंड नाउ ही वांटेड हर टू टेल इट टू एवरीवन। लेकिन मार्टिन ने गुस्से में कहा कि अगर ब्री ने नहीं बताया तो वो खुद सबको उस सीक्रेट के बारे में बता देगा। इसलिए ब्री को वो बात बतानी पड़ी। उसने कहा कि गर्मियों में वो लाइब्रेरी गई थी और वहाँ पेड़ों के पीछे उसे एक जाना पहचाना फिगर दिखाई दिया। दैट हैड बीन कॉर्टनी किसिंग सम गाय। ब्री को पीछे से दिखाई नहीं दिया कि वो किसके साथ थी। उसने उन दोनों को थोड़ी देर देखा और फाइनली वो लड़का पलटा और वो कोई और नहीं बल्कि डेरिक था। इट कुडंट हैव बीन। सब लोग सिंपैथी से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये सब मुझे किसी स्टूपिड जोक की तरह लग रहा था। मैंने अपने बॉयफ्रेंड की ओर देखा। He smiled uncertainly and said it was all a lie. ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बट कॉर्टनी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सब कुछ बताना शुरू किया। झूठ तो तुम बोल रहे हो डेरिक। तुम उसे कब बताने वाले हो? You promised me that you would do this long ago. मुझे ऐसा लगा that everything is being destroyed. This can't be happening. मैं इस पर बिलीव नहीं करना चाहती, लेकिन कॉर्टनी सच बोल रही थी। मुझे पता चला कि पिछले 6 महीने से वो मेरे बॉयफ्रेंड को सीक्रेटली डेट कर रही थी। उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो हमारी एनिवर्सरी के दिन मुझे डंप कर देगा और बस उसका होकर रहेगा। एंड गेस व्हाट? प्यार की निशानी के तौर पे वो उसे एक रिंग देने वाला था। यस, दैट्स राइट, द रिंग दैट आई वाज होल्डिंग इन माय हैंड्स। लेकिन डेरिक ने डर के मारे वो रिंग मुझे दे दी। डोंट लिसन टू हर फेलिशिया, डेरिक ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा। लेकिन कॉर्टनी बोलती रही। उसने कहा कि अगर उसकी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा तो मैं रॉरी से पूछ सकती हूँ। उसे सच्चाई पता है। उसने पलटकर रॉरी की ओर देखा और कहा, कम ऑन रॉरी, ट्रूथ और डेयर। रॉरी ने कहा कि अब ये फनी नहीं रह गया और हमें तुरंत इस स्टूपिड गेम को बंद कर देना चाहिए। डेरिक ने मुझे हग करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे ढकेल दिया। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और तब जाकर मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये सब सच था और मेरा बॉयफ्रेंड मुझे धोखा दे रहा था। I begged Rory to tell me the truth. हमें बताओ, तुमने फेलिशिया के बारे में डेरिक को क्या एडवाइस दी थी? कॉर्टनी ने गुस्से में पूछा। Rory realized that we wouldn't leave him alone. और फिर उसने हमें सब कुछ सच सच बता दिया। 1 साल पहले जब हमने कॉलेज जस्ट स्टार्ट किया था, डेरिक और वो अपने लिए गर्लफ्रेंड्स ढूंढ रहे थे और फिर रोरी को कहीं से पता चला that I belong to a rich family. He suggested that Derek should date me for the money, जो कि डेरिक ने किया। I listened to him and I felt as if I was about to lose it. मैंने उस इंसान से ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं की थी जिसके साथ मैं अपनी फ्यूचर लाइफ प्लान कर रही थी। मैंने डेरिक की तरफ मुड़कर कहा, Your turn is last, Derek. Truth or dare? उसने अपनी नजरें झुका ली और डेयर चुना। मैंने अपनी उंगली से रिंग उतारकर उसके ऊपर फेंक दी। Get lost. और आइंदा मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। उसके बाद से हमारा ग्रुप बिखर गया और हम फ्रेंड्स नहीं रहे। मैं तो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड का स्मॉल सीक्रेट जानना चाहती थी और बदले में मुझे क्या मिला? अ ह्यूज बिट्रेयल। उस गेम ने मुझे दिखाया कि मेरे सारे फ्रेंड्स झूठे थे। डू यू थिंक आई विल एवर लर्न टू ट्रस्ट गाइज अगेन? नीचे कमेंट में लिखकर मुझे बताएं। हाय, माय नेम इज डोरोथी और मैं आपको अपने पहले प्यार की स्टोरी बताना चाहती हूँ। लेकिन ये मत सोचिए कि ये कोई टिपिकल टीयरफुल मेलोड्रामा होने वाला है। नहीं, मेरे साथ जो हुआ वो काफी हद तक एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसा था। आई हैडंट एक्सपेक्टेड एनी ऑफ इट टू हैपन। क्या अब आपको इंटरेस्ट आया? तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लिसन टू व्हाट हैपेंड टू मी। कुछ टाइम पहले ही मेरे पेरेंट्स सदर्न स्टेट के एक छोटे से टाउन में शिफ्ट हो गए थे। इट वॉज अ रियली ऑर्डिनरी टाउन और मैं एक ऑर्डिनरी स्कूल में जाती थी। सच कहूँ तो मैं नई क्लास में जाने को लेकर थोड़ा परेशान थी और सोच रही थी कि क्या मुझे वहाँ पे फ्रेंड्स मिलेंगे। लेकिन पहले ही दिन मुझे पता चल गया कि मैं बेकार की टेंशन ले रही थी। मेरे नए स्कूल के बच्चे काफी फ्रेंडली थे। इसके अलावा जल्दी ही मेरी एक फ्रेंड बन गई जिसका नाम एशली था। शी गेव मी अ टूर ऑफ द क्लासेस एंड इंट्रोड्यूस्ड मी टू हर फ्रेंड्स। इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि स्कूल खत्म होने के टाइम तक हम दोनों बेसिकली बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। स्कूल में मेरा पहला दिन लगभग खत्म हो गया था और मैं घर जाने ही वाली थी कि तभी कॉरिडोर में मुझे एक लड़का दिखाई दिया। He got my attention at once और मैं उससे अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रही थी।
वो बहुत हैंडसम था और उसे देखते ही पता नहीं क्यों मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। I actually wondered why hadn't I noticed him at school before? एशली ने मुझे उसे घूरते हुए देख लिया और हंसते हुए कहा, ओह, तुम भी उसके जादू में फंस गई? That's Ronald, the coolest guy in our school. मेरी उस लड़के से नजर ही नहीं हट रही थी। वो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। घर आते वक्त पूरे रास्ते मैं उसी के ख्यालों में खोई रही। I was so lost in thought, I even missed my turn. मैंने पूरी शाम अगला दिन आने का वेट किया ताकि मैं दोबारा उसे स्कूल में देख सकूं। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? जैसा कि आपने अभी तक गेस कर लिया होगा, मुझे रोनाल्ड से प्यार हो गया था। मैं हर दिन स्कूल बस इसीलिए जाती थी ताकि ब्रेक के टाइम पे मैं उसे देख सकूं। थोड़े टाइम बाद मेरे लिए बस उतना काफी नहीं था, तो मैंने ठान ली कि चाहे जो हो जाए मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बना कर रहूंगी। जब एशली को मेरे प्लान्स के बारे में पता चला, वो हंस पड़ी। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो बहुत कूल है और उसका अपना ग्रुप है, और दूसरी बात, उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। हर नेम इज मेलिसा। एशली वाज राइट, ये इजी नहीं होने वाला था, लेकिन मुझे अभी भी ट्राई करना था। वो हमेशा अपनी मोटरसाइकिल से स्कूल आता था, इसलिए मैंने अपनी क्लास के बाद स्कूल के पार्किंग लॉट में उसका वेट करना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद वो बाहर आया और अपनी मोटरसाइकिल की तरफ जाने लगा। मैं जानबूझकर उससे टकरा गई और अपनी सारी किताबें और नोटबुक्स जमीन पर गिरा दिए। ओह सॉरी, आई डिडंट सी यू। मैंने सोचा वो मेरी चीजें उठाने में मेरी हेल्प करेगा, लेकिन रोनाल्ड ने मुझे बस एक नजर देखा और उसके बाद अपनी बाइक में बैठकर चला गया। What was that? मैंने उससे ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। Well, it seemed like it was time to step up my game. ये साफ जाहिर था कि रोनाल्ड को अपनी बाइक किसी भी चीज से ज्यादा प्यारी थी, इसलिए मैंने इस चीज का यूज करने का सोचा। मैंने पूरी शाम इंटरनेट पर बिताई और मोटरसाइकिल्स के बारे में लगभग सारी चीजें पढ़ डाली। मैंने कुछ नोट्स और ड्राइंग्स भी बनाए। सुबह तक मैं आसानी से बाइक्स के बारे में बहुत सी अच्छी खासी बातचीत कर सकती थी। फिर क्या था, अगले दिन मैंने स्कूल खत्म होने का फिर से वेट किया और एक बार फिर से पार्किंग लॉट में रोनाल्ड का वेट करने लगी। जैसे ही वो मुझे दिखाई दिया, मैंने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मैं उसकी मोटरसाइकिल को गौर से देख रही हूँ, और जब वो थोड़ा पास आया, मैंने ऐसे ही इनडिफरेंट होकर कहा, नाइस बाइक, but the shock absorbers seem to be from a different model. मेरी बात सुनकर रोनाल्ड सरप्राइज्ड हो गया और बताने लगा कि कैसे उसने अपनी बाइक खुद बनाई है। I had finally found a weak spot. हमने मोटरसाइकिल्स के बारे में बात करनी शुरू कर दी और उसने मुझे देखकर स्माइल भी की। मैं बहुत खुश थी। We'd almost agreed to meet up again sometime. लेकिन तभी न जाने कहां से उसकी गर्लफ्रेंड मेलिसा टपक गई। उसने तुरंत बाइक पर बैठते हुए कहा, रॉन, We are in a hurry. Let's go already. उसने मुझे देखकर स्माइल की और बाइक पर बैठकर चला गया। मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे उससे प्यार हो गया है। His voice, his laughter and the way he looked at me. मैं उसे लाइक करती थी और इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे भी मैं पसंद थी। इसलिए मैंने अपनी खुशी के लिए फाइट करने का फैसला किया। It was time for desperate measures. मैंने मेलिसा के लॉकर में एक सीक्रेट एडमायरर के नाम से लव नोट डालना शुरू कर दिया। मैंने स्कूल में ये रूमर्स भी फैला दिए कि वो सीक्रेटली किसी और को डेट कर रही थी। मुझे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। कुछ दिन बाद ही रोनाल्ड ने अच्छा खासा सीन क्रिएट कर दिया। He shouted at Melissa, accusing her of cheating on him. लेकिन वो बार बार बस इतना ही बोल रही थी कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। और अब मुझे बस एक आखिरी चाल चलनी थी। जब वो दोनों लड़ाई कर रहे थे, तभी मैं मेलिसा के पास गई और उसे वो नोट पकड़ा दिया जो मैंने अभी अभी लिखा था। ये तुम्हारे लिए है मेलिसा। Some guy just gave it to me near the school entrance. मैंने मासूमियत के साथ कहा। रोनाल्ड ने मेरे हाथ से वो नोट छीन लिया और पढ़ने लगा। I knew it. वो चिल्ला पड़ा। We are done. I am breaking up with you. I don't want to see you again. उसके बाद वो वहाँ से चला गया। Wow! Finally, मैंने कर दिखाया। I got up to him in the parking lot and said I was really sorry, trying to sound as sincere as possible. उस वक्त उसे किसी के सहारे की जरूरत थी और मैं सही वक्त पर सही जगह पहुंच गई। उसने मुझे बताया कि उसे धोखे से कितनी ज्यादा नफरत है। मैंने कहा कि मैं उसकी बात समझती हूँ। हमने लगभग आधे घंटे तक बात की होगी।
और मैंने उसे सजेस्ट किया कि हमें किसी दिन स्कूल के बाहर मिलना चाहिए। लकीली वो मान गया। उसके बाद सब कुछ आसान था। पहली बार मिलने पर हम बस एक कैफे में गए, दूसरी बार मूवीज पर गए, तीसरी बार उसने मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर घुमाया। एंड आफ्टर द फोर्थ, Ronald had completely forgotten all about Melissa and was cheerfully telling me about tinkering with his bike in the garage. कुल मिलाकर जल्दी ही वो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया। मैंने जो सोचा था वो पा लिया, इसलिए मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जाहिर सी बात है, स्कूल में सबने फौरन ये नोटिस किया और एशली ने सरप्राइज्ड होकर मुझसे पूछा कि मैंने ये सब कैसे किया। I was so proud of myself that I told her everything. मुझे लगा वो मुझसे इम्प्रेस होगी, लेकिन सडनली उसने स्माइल करनी बंद कर दी और सोचते हुए कहा, डोरोथी, but that is so dishonest. मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि सबको अपनी खुशी के लिए लड़ना पड़ता है। प्यार और जंग में सब जायज है। क्या मैं गलत थी? You think Ronald's ex-girlfriend backed off after that? काश ऐसा होता। लेकिन मेलिसा ने उसे वापस पाने की कोशिश की। एक दिन स्कूल के पार्किंग लॉट में वो हमारे पास आई और रोनाल्ड को मनाने की कोशिश करने लगी। उसने कहा कि उसने उसे कोई धोखा नहीं दिया और ये सब बस एक स्टूपिड जोक था। I was prepared for that turn. मुझे बहुत पहले ही ये रियलाइज हो गया था कि मेलिसा बहुत खूबसूरत थी, लेकिन साथ ही बहुत बड़ी स्टूपिड भी थी। इसलिए मुझे रोनाल्ड को कन्विंस करने में मुश्किल नहीं हुई कि वो झूठ बोल रही है और उसे उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स उसने मेरी बात सुनी और हम मेलिसा को वहीं पार्किंग लॉट में अकेला छोड़कर वहाँ से चले गए। कुछ हफ्ते बाद मुझे पता चला कि मेलिसा अब हमारे साथ सेम स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती थी, इसलिए वो किसी को कुछ भी बताए बिना दूसरे स्कूल में चली गई। इट वॉज अ टोटल विक्ट्री। रोनाल्ड और मैं एक साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे। शुरू में मेरे ऊपर उसका खुमार चढ़ा हुआ था। Then I got used to him and just enjoyed being the girlfriend of the coolest guy in the school. लेकिन फिर कुछ चेंज हो गया। थोड़े टाइम बाद मुझे उससे चिढ़ होने लगी। बात ये थी कि वो अपनी मोटरसाइकिल को छोड़कर किसी और चीज के बारे में बात ही नहीं करता था। उसे दुनिया की बाकी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही वो कोई नई चीज देखता था या पढ़ता था। और फिर जब उसने एक दिन मुझे बिल्कुल सीरियस होके कहा कि अर्थ फ्लैट है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई थी। रोनाल्ड was a complete idiot. Why hadn't I seen that straight away? मेलिसा और वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे, but it was too late. वो पूरी तरह से मेरे प्यार में पड़ चुका था। Only then did I realize what situation I was in. मैंने रोनाल्ड से छिपना शुरू कर दिया क्योंकि मैं उसकी स्टूपिड नॉनसेंस अब और नहीं सुन सकती थी। लेकिन मैं जितना ज्यादा उसे इग्नोर करती, वो उतना ज्यादा मुझे परेशान करता। He would wait for me next to the classroom to spend breaks together or in the parking lot after classes. यहाँ तक कि सुबह सुबह वो मेरे घर के बाहर भी वेट करता था। ये सब मेरे लिए अनबेरेबल हो गया था, लेकिन मैं उससे ये नहीं बोल सकती थी कि अब मैं उससे नहीं मिलना चाहती। एक दिन मैं स्कूल के रेस्टरूम में रोनाल्ड से छिपने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ मेरी फ्रेंड एशली आ गई। उसने मुझसे पूछा कि मैं वहाँ क्या कर रही हूँ। एंड देन आई हैड टू टेल हर दैट आई हैड मेड अ बिग मिस्टेक एंड वाज नाउ सफरिंग फ्रॉम द अटेंशन ऑफ दैट इडियट। मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत थी, इसलिए मैंने अपनी फ्रेंड से मदद मांगी। लेकिन सडनली एशली मुझसे नाराज हो गई और उसने गुस्से से कहा, तुमने मेलिसा के साथ उसका रिलेशनशिप बर्बाद कर दिया और अब तुम उससे ब्रेकअप करना चाहती हो। तुम कितनी गिर गई हो, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। वो वहाँ से चली गई और मैं वहीं छिपी रही। What was I supposed to do next? मैं पहले ही रोनाल्ड की वजह से अपने फ्रेंड्स खो रही थी। मैं उसके साथ नहीं रह सकती थी क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा एनॉय कर रहा था, लेकिन मेरी उससे भी कुछ साफ साफ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और फिर मेरे दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आया। मैंने नेथन नाम के एक लड़के को सीक्रेटली डेट करना शुरू कर दिया, जो दूसरी क्लास में पढ़ता था और मुझे बहुत लाइक करता था। It wasn't hard to achieve. मैंने उसे देखकर 2-4 बार स्माइल क्या की। नेथन को ये लगने लगा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए था। I was just waiting for Ronald to find out. स्कूल में रूमर्स बहुत तेजी से फैलते हैं और एक दिन ऑफ कोर्स ये मेरे बॉयफ्रेंड के कानों तक पहुंच गया। उसने कॉरिडोर में तमाशा खड़ा कर दिया एंड एक्यूज्ड मी ऑफ चीटिंग ऑन हिम। उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन मैं यही तो चाहती थी। ओह, आई सी हाउ इट इज। देन वी आर डन। आई डोंट वांट टू सी यू अगेन।
मैंने सैड होकर कहा। रोनाल्ड ने मुझे नफरत भरी निगाहों से देखा और उसके बाद वहाँ से चला गया। उस वक्त मैं थोड़ा डर गई। हैड आई ओवरडन इट? लेकिन मेरा काम तो हो गया था। उसी रात मैंने नेतन को भी ये बोलकर डंप कर दिया कि अब उसका काम पूरा हो गया है और अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। I was finally free। अब कोई मुझे अपने स्टूपिड प्यार से परेशान नहीं करने वाला था। वीकेंड के बाद मैं अच्छे मूड में स्कूल गई। But then I began to notice something strange। मुझे देखते ही सब मुझसे दूर भागने लगे और क्लासरूम में आने पर मेरे किसी भी क्लासमेट ने मुझे ना हाय किया ना हेलो। They didn't even seem to notice me। ये सब क्या हो रहा था? मैं एशली से बात करना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे देखते ही अपना मुंह फेर लिया। That was going too far। मैंने उसे पकड़कर पूछा कि वो ऐसे क्यों एक्ट कर रही है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? Haven't you noticed? अब तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, उसने कहा। सबको पता चल गया है कि तुम कितनी घटिया लड़की हो। बाद में मुझे पता चला कि हमारी लड़ाई के बाद रोनाल्ड स्कूल नहीं आया और ना ही वो अपना फोन उठा रहा था। No one knew where he is or even if he is okay। मैं डर गई और तब जाकर मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। But is it really my fault? I fell out of love after knowing him better। But is it really my fault that I fell out of love with a guy after getting to know him better? मुझे क्या करना चाहिए? प्लीज नीचे कमेंट्स में बताएं। आफ्टर ऑल ऐसा लगता है कि अब मुझे स्कूल में कोई नहीं देखना चाहता। हाय, माय नेम इज नोआ और मैं आपको अपनी और अपनी छोटी बहन एमी की स्टोरी बताना चाहता हूँ। बात यह है कि हमें थोड़े टाइम तक सड़क पर जिंदगी गुजारनी पड़ी थी। डू यू वांट टू नो व्हाई? तो फिर चैनल सब्सक्राइब करें एंड आई विल टेल यू हाउ वी केम टू लिव इन ए कार्डबोर्ड बॉक्स। हमारे पेरेंट्स 10 साल पहले गुजर गए थे। मेरा और मेरी बहन का दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए हमें फौरन ऑर्फनेज भेज दिया गया। ऑफ कोर्स इट वाज वर्स देन एट होम देयर। कोई भी हमारी परवाह नहीं करता था और ना ही कोई हमें मॉम डैड की तरह प्यार करता था। लेकिन वक्त के साथ हमें इसकी आदत पड़ गई और इस बात का भी एहसास हो गया कि इस दुनिया में हमारा एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है। उस दौरान हमें कई ऑर्फनेज में जाना पड़ा। वन ऑफ देम गॉट क्लोज्ड, देन वी ग्रू टू बिग टू स्टे इन द नेक्स्ट वन। आखिर में हम तीसरे ऑर्फनेज में आए। हमें वो शुरू से ही पसंद नहीं था। वहाँ के बच्चे बहुत मीन और अनफ्रेंडली और टीचर्स हमें कैदियों की तरह ट्रीट करते थे। वहाँ पर पनिशमेंट के लिए स्पेशल रूम्स भी बनाए गए थे। अगर कोई बच्चा मिसबिहेव करता था तो उसे कई दिनों तक उस रूम में बंद कर दिया जाता था। एमी और मैं किसी तरह वहाँ अपना वक्त काट रहे थे और किसी दूसरे ऑर्फनेज में भेजे जाने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि हमें वहाँ बहुत लंबे वक्त तक रहना है। मैं 1 साल में एडल्ट होने वाला था और फिर मुझे वहाँ से निकाल दिया जाता, जबकि मेरी बहन को वहीं रहना पड़ता। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जल्दी ही मुझे अपनी इकलौती फैमिली मेंबर को छोड़कर जाना होगा और मैं उसकी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। Something had to be done। तब जाकर मैंने वहाँ से भागने का प्लान बनाया। One day, I got locked in the punishment room for standing up for my sister and getting into a fight with some other kids। मैं 3 दिन तक वहीं बंद पड़ा रहा और उस वक्त मुझे ये रियलाइज हुआ कि अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। इसीलिए फाइनली जब मुझे बाहर निकाला गया तब मैं और मेरी बहन सही मौका देखकर वहां से भाग निकले। अब हमें कोई परेशान करने वाला नहीं था और अब से कोई हमें एक दूसरे से अलग भी नहीं कर सकता था। हम अपनी मर्जी के मालिक थे। लेकिन शाम होते ही ये खुशी गायब हो गई और हमें रियलाइज हुआ कि हमारे पास सोने के लिए कोई जगह नहीं है। वी फाउंड ए लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स इन वन ऑफ द एलीज एंड गॉट इनटू इट। एमी को तुरंत नींद आ गई, लेकिन मैं रात भर तारों को देखकर यही सोचता रहा कि लोग इतने मीन क्यों होते हैं। नो वन वांटेड टू हेल्प और सपोर्ट अस। अगले दिन मैं एमी को हमारे नए कार्डबोर्ड वाले घर में छोड़कर काम की तलाश में निकल पड़ा। जाहिर तौर पर ये आसान नहीं था। Many people refused to even talk to me when they heard that I was a bum and had no documents। मैं लगभग उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन तभी अचानक किस्मत ने मेरा साथ दे दिया। मुझे अखबार बेचने का काम मिल गया और दिन के आखिर में इसके लिए मुझे थोड़े पैसे भी मिले। It was enough to buy food for my sister and me। लेकिन जब मैं गली में वापस आया तो एमी मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मैं बहुत डर गया और बार बार उसे पुकारने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। I looked for her all over the neighborhood। आखिर में पब्लिक लाइब्रेरी की खिड़की में अचानक मुझे एक जाना पहचाना सिलुएट दिखाई पड़ा। एमी अंदर बैठकर आराम से कंप्यूटर गेम्स खेल रही थी। आई स्कोल्डेड हर फॉर डूइंग समथिंग सो स्टूपिड। आफ्टर ऑल उसने मुझे बेहद डरा दिया था, लेकिन उसने बताया कि वो बॉक्स में बैठे बैठे बोर हो गई थी
इट वॉज वार्म इन द लाइब्रेरी एंड नो वन हैड ट्राइड टू थ्रो हर आउट। और वो वहां पर फ्री में बुक्स पढ़ सकती थी और गेम्स खेल सकती थी। ऑफ कोर्स शी वॉज राइट, लेकिन फिर भी मैंने उसे कहीं इधर उधर ना जाने की हिदायत दी। मैंने एमी को याद दिलाया कि हमारे आसपास बुरे लोग भरे पड़े हैं जिनसे हम केवल बुरी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एमी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं और हम उनसे जरूर मिलेंगे। इस तरह सड़क पर हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई। आई टुक व्हाटएवर जॉब आई कुड फाइंड, वॉश्ड डिशेस एंड क्लीन्ड इन एक्सचेंज फॉर फूड। कभी कभी अगर किस्मत अच्छी होती थी तो लोग डिस्गस्टेड लुक के साथ मुझे कुछ सैंडविचेस भी दे देते थे, लेकिन ज्यादातर मुझे धोखा ही मिलता था और अपना काम करवाने के बाद लोग मुझे भगा देते थे। वो दिन खास तौर पर बहुत मुश्किल होते थे क्योंकि फिर मुझे और एमी को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन जब मैं एक रेस्टोरेंट से कचरा बाहर निकाल रहा था तो उसके मालिक ने जोर से दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैं दुखी होकर वापस अपनी गली में आ गया। लेकिन बॉक्स में आने पर मुझे स्माइल करती हुई एमी मिली। शी हैंडेड मी अ ह्यूज बर्गर, फ्रेंच फ्राइज एंड अ कोक। ये सब कहाँ से आया? मेरी बहन ने बताया कि उस दिन उसे कोई आदमी मिला था जिसने उसे अपने साथ किसी डिनर में ले जाकर खाना खिलाया था और उसके बाद उसने मेरे लिए खाना खरीदने के भी पैसे दिए। मैं गुस्सा हो गया और एमी को डांटने लगा, आर यू क्रेजी? तुम ऐसे किसी स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, इट्स डेंजरस। इस पर उसने जवाब दिया कि वो अच्छा आदमी था जो उसकी मदद करके चला गया। मुझे अभी भी स्ट्रेंजर्स की दया पर कोई भरोसा नहीं था, इसलिए मैं इस बात पर अड़ा रहा कि सारे लोग मीन होते हैं। एमी ने मुझसे बहस करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था। मुझे यकीन था कि मैं सही हूँ। आफ्टर ऑल आई हैड टू प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ माई सिस्टर। इसलिए मैंने पैसे कमाने का दूसरा तरीका खोजने का फैसला किया। आई रिमेम्बर्ड अ टीचर फ्रॉम वन ऑफ द ऑर्फनेजेस टीचिंग अस टू डू मैजिक ट्रिक्स। मुझे उनमें से कुछ ट्रिक्स याद थे। प्रॉप्स बनाने के लिए सभी जरूरी चीजें मुझे गार्बेज में मिल गई और मैंने सड़क पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। कई घंटों के बाद भी मैं केवल कुछ सेंट ही कमा पाया था। ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग वेंट टू हेल। ना जाने कहां से वहां पर 2 पुलिस वाले आ गए। उन्होंने मेरे पास आकर मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए कहा। आई न्यू इट वुडंट एंड वेल फॉर मी, बट इट वॉज टू लेट टू रन। ऑफिसर्स को पता चल गया कि मैं स्ट्रीट पर रहता हूँ और उन्होंने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। मैंने उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए मुझे जाने देने के लिए कहा और बताया कि मेरी छोटी बहन मेरा वेट कर रही होगी, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। वो मुझे अपने साथ स्टेशन ले आए। मुझे ये एडमिट करना पड़ा कि मैं ऑर्फनेज से भाग गया था। ऑफिसर्स ने कॉल करके ये कंफर्म किया कि मैं सच बोल रहा हूँ। 1 घंटे बाद उन्होंने मुझे कार में बैठाया और वापस ऑर्फनेज छोड़ाए। मैंने पुलिस वालों को मुझे जाने देने के लिए कहा और बताया कि एमी अभी भी सड़क पर है, बट दे डिडंट लिसन टू मी वंस अगेन। मैं वापस वहीं आ गया जहाँ से मैं भागा था। वहाँ से भागने के लिए मुझे तुरंत पनिशमेंट रूम में भेज दिया गया। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उनसे मेरी बहन को खोजने के लिए कहा क्योंकि बाहर पहले ही अंधेरा हो चुका था। आई इमेजिन हाउ स्केर्ड एमी वुड फील ऑल अलोन आउट देयर, लेकिन मैं उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। फाइनली मैंने सोचना शुरू किया कि अब मुझे आगे क्या करना है। आई हैड टू गेट आउट ऑफ देयर एंड फाइंड एमी एज सून एज पॉसिबल। ऐसा करने के लिए मुझे शांति से ऑर्फनेज के नियमों को मानना होगा। कुछ दिन बाद फाइनली मुझे उस रूम से बाहर निकाला गया। भले ही अंदर से मैं इस बात को लेकर डरा हुआ था कि एमी सड़क पर बिल्कुल अकेली होगी, लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ सहन करके शांत रहने का नाटक किया। रात में मैंने सबके सोने का इंतजार किया और उसके बाद ऑर्फनेज से बाहर आ गया। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड। उस वक्त मैं बस अपनी बहन के पास पहुंचना चाहता था, लेकिन सुबह जब मैं उस गली में पहुंचा तो मैं बेहद डर गया। एमी वॉजंट देयर। आई गॉट टेरिफाइड। मैं सड़क पर भागते हुए उसका नाम पुकारने लगा। मैंने सारी गलियां छान मारी इस उम्मीद में कि शायद वो मुझे कहीं दिख जाए। मैं उन सभी जगहों पर गया जहां हम एक साथ जाया करते थे, बट शी वॉज नोवेयर टू बी फाउंड। तभी मुझे वो डाइनर याद आया जहां उस दिन वो स्ट्रेंजर एमी को खाना खिलाने ले गया था। आई रश्ड देयर। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने फटे पुराने कपड़ों में किसी लड़की को वहां देखा है। उन्होंने मुझे बताया कि वो कई बार वहां आई थी। पहली बार किसी आदमी के साथ, उसके बाद एक लड़की ने उसे खाना खिलाया था और आखिरी बार वो उन दोनों के साथ आई थी। दैट हैड बीन अ कपल ऑफ डेज बिफोर। उसके बाद से एमी वहां नहीं आई। मैं वापस उसी बॉक्स के पास आ गया जो कुछ दिन पहले तक हम दोनों का घर हुआ करता था। मैं इस बात से बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि मैंने अपनी बहन को हमेशा के लिए खो दिया। आई हैड बीन गॉन फॉर ए वीक। शी मस्ट हैव गॉट इनटू ट्रबल। लेकिन फिर मैंने अपने मन में सोचा कि अभी निराश होने का वक्त नहीं है। मुझे जो भी काम मिलता था मैं वो सब करता था, लेकिन अब खाना खरीदने के बजाय मैं वो सारे पैसे एमी के मिसिंग पोस्टर्स पर खर्च करता था और मैंने पूरे इलाके में उसके पोस्टर्स लगा दिए थे।
मुझे उम्मीद थी कि किसी न किसी ने उसे जरूर देखा होगा और वो मुझे उसका पता बता देगा, लेकिन वक्त बीतता गया और एमी का कोई पता नहीं चला। एक रात मैं ठंड से ठिठुरता हुआ अपने बॉक्स में बैठा हुआ था। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया था और ऐसा लग रहा था कि मैं भूख और थकान से बेहोश हो जाऊंगा। मैं मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रहा था और मेरे लिए असलियत और सपने में अंतर कर पाना नामुमकिन हो गया था। अचानक मुझे लगा कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। आई लुक्ड अप एंड एट फर्स्ट थॉट आई वाज हेलुसिनेटिंग। एमी मेरे सामने खड़ी थी। हे नोआ, तुम इतने दिन तक कहाँ चले गए थे? उसने पूछा। एवरीथिंग इमीडिएटली टर्न्ड ब्राइट एंड जॉयफुल। मैंने जोर से उसे गले लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आई कुडंट बिलीव शी वाज ओके। मैंने एमी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने अच्छे कपड़े पहन रखे थे, बिल्कुल साफ सुथरी थी और उसके बाल भी अच्छे हो गए थे। उसने मुझे बताया कि एक मैरिड कपल ने उसे अपने घर में जगह दी है और उसे अडॉप्ट करने वाले हैं। मैं फिर से परेशान हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना अच्छा काम कर सकता है। बट एमी टुक माई हैंड एंड सेड शी वुड इंट्रोड्यूस मी टू देम। वो मुझे एक छोटे लेकिन साफ सुथरे घर में ले गई जहाँ मिस्टर एंड मिसेस हेल रहते थे। वही लोग उसे खाना खिलाते थे। दे टर्न्ड आउट टू बी वेरी फ्रेंडली एंड इनवाइटेड मी टू डिनर। टेबल पर उन्होंने हमें बताया कि वो भी बिल्कुल हमारी तरह सड़क पर रहा करते थे और उन्हें ये अच्छी तरह पता था कि ये कितना मुश्किल होता है। इसलिए जब उन्होंने एक अकेली डरी सहमी सी लड़की को सड़क पर देखा तो उन्होंने उसकी हेल्प करने का फैसला किया। उन्होंने मुझे अपने यहाँ रुकने के लिए कहा। मैं बेहद थका हुआ था और इसलिए रात में रुकने के लिए मान गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स आई फेल्ट व्हाट इट वाज लाइक टू बी एट होम। वो सब किसी सपने जैसा लग रहा था। क्या मैं सचमुच एक छत के नीचे साफ बिस्तर पर लेटा हुआ था और अपने गंदे से बॉक्स में इसका सपना नहीं देख रहा था? आई स्पेंट हाफ द नाइट लॉस्ट इन थॉट। मुझे रियलाइज हुआ कि अब फाइनली मेरी बहन बिल्कुल ठीक रहेगी। बट व्हाट अबाउट मी? मिस्टर एंड मिसेस हेल भले ही अच्छे दिल के लोग थे, लेकिन पैसे वाले नहीं थे। वो शायद हम दोनों को अपने घर में जगह नहीं दे पाते, स्पेशली सिंस आई वॉज ऑलरेडी एन एडल्ट एंड हैड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। एमी बिल्कुल ठीक कहती थी। दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन मैं उनकी काइंडनेस का फायदा नहीं उठाना चाहता था। इसलिए मैंने एक फैसला किया। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज ऑलरेडी ऑन ए बस टू ए नेबरिंग टाउन। मैं एक लॉगिंग कंपनी में काम पाना चाहता था। वहाँ का काम मुश्किल होता, लेकिन मुझे उसका कोई डर नहीं था, स्पेशली सिंस आई न्यू माई सिस्टर वॉज गोइंग टू बी ओके नाउ। जब मैं वहाँ से निकला तब वो अभी भी सो रही थी, इसलिए मैंने उसके बगल में एक लेटर छोड़ दिया। आई रिटन हाउ मच आई लव्ड हर एंड दैट आई वुड नेवर लीव हर। लेकिन उससे पहले मुझे गरीबी से बाहर निकलना होगा और खुद कुछ अच्छे लोगों से मिलना होगा, और जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तो मैं उसके पास जरूर वापस आऊंगा। आई कुड रियली यूज सम वर्ड्स ऑफ सपोर्ट राइट नाउ। कमेंट्स में लिखकर बताएं कि इन सब के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि मुझे यकीन है आप भी अच्छे लोग हैं।